Hello everybody, welcome back to Understand UPSC. My name is Satyam Jain and this is the last lecture for the 2023 CSAT paper. So before this we have taken 3 lectures. In lecture number 1 and 2 we completed the reading comprehension part of the 2023 CSAT paper. Then in the lecture 3 we completed half of the QLR questions, and this is the lecture 4 we will complete the QLR part 2, and with this we will end the CSAT 2023 devil paper once and for all. I'll give you all the links. I'll make a separate playlist for this so that you are able to watch it and learn. Alright, so we'll directly jump on to the questions, and while solving the questions I will try to give you different perspectives, try to tell you where you should avoid the pitfalls. So if you have not watched the earlier lectures, please do that. Alright, chale, let us then begin. This will be the first question that we're going to solve today. This is the question number 44. Okay, let's read the question. A principal P becomes Q in 1 year when compounded half yearly with R% annual rate of interest. If the same principal P becomes Q in 1 year when compounded annually with S% annual rate of interest, then which one of the following is correct? अभी देखिए, there are two ways to go about it. One is the formula based method, second is the commonsensical method. Let us once try and go through the commonsensical method. What does the commonsensical method say? भाई एक अमाउंट है P, वो एक बार 6 महीने के बाद कंपाउंड हुआ तो इतना बना, फिर 6 महीने के बाद कंपाउंड हुआ तो इतना बना, तो जाके क्यू बना. ठीक है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 बार कंपाउंड हुआ तो जाके यहाँ तक पहुँचा. देन एक बार पी जो है वो क्यू बन गया सिर्फ एक ही बार के इंटरेस्ट रेट पे, एक ही टाइम कंपाउंड होके. यहाँ पे 2 बार कंपाउंड होना पड़ा, यहाँ पे एक ही बार कंपाउंड हो गया. तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो यहाँ कंपाउंड हो रहा था वो कम होगा सेकेंड वाले केस से. करेक्ट, क्योंकि क्योंकि क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जब कंपाउंड हुआ तो इसकी वैल्यू सम कुछ इंक्रीज हो गई ना, द वैल्यू ऑफ पी इंक्रीज्ड. फिर उसके बाद दोबारा सेम रेट पे कंपाउंड होकर क्यू बना, लेकिन ये तो यहीं पे पी से क्यू बन गया ना डायरेक्ट, यहाँ पे तो कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, डायरेक्ट कंपाउंड हुआ इसका. सो हेयर इट मीन्स दैट एक सिंगल कंपाउंड होने के बाद भी वो एक सिमिलर अमाउंट पे पहुंचा. दैट मीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द सेकेंड पीरियड विल बी हायर. This is a simple commonsensical way to go about it. A simple commonsensical way. Now let me take you through all the formula route so that you know get the same answer from there as well. चलिए देखते हैं. So what is the formula for compound interest? Amount is equal to principal 1 plus rate of interest divided by number of times the compounding thing has happened to the power of n, the same n, and t means number of years. क्या होता है इन सबका मतलब? ये फाइनल अमाउंट, ये प्रिंसिपल, ये 1 तो 1 है ही, आर इज इंटरेस्ट रेट, एन इज वॉट, एक साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड पर ईयर, एंड दिस इज ऑब्वियसली एन इंटू टी. टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स that it has been compounded for. So in first case what it will be, what is A is Q, Q is equal to P 1 प्लस कैपिटल आर डिवाइडेड बाय एन. कितना है, कितनी बार कंपाउंड हुआ है? 2 बार, क्योंकि हाफ ईयरली पे कंपाउंड हो रहा है, एक साल तक तो 2 बार कंपाउंड होगा टोटल, तो 2. देन एन इंटू टी, 2 इंटू टी इज 1, एक साल के बाद निकालना तो 2 इंटू 1 2. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Q डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको खोल लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो 2 इंटू 1 इंटू आर बाई 2, ये खत्म हो गया. ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर, ये हो गया. ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं. सेकेंड इक्वेशन भी यही है, Q इज इक्वल टू पी 1 प्लस, अब वहाँ पे क्या है इंटरेस्ट रेट, एस, डिवाइडेड बाई वॉट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द प्रिंसिपल इज कंपाउंडेड एनुअली. कितनी बार हो रहा है? तो एक ही बार हो रहा है क्योंकि एक ही बार कंपाउंड हुआ. देन लास्टली एन इंटू टी, वॉट इज एन 1, वॉट इज टी 1. ठीक है, so this means Q is equal to P 1 plus S. Got it? Q is equal to P 1 plus S. That means Q divided by P is equal to 1 plus S. और ऊपर Q divided by P की वैल्यू क्या आई थी? 1 plus R square by 4 plus R. 1 से 1 कट जाएगा. So S is equal to R plus R square by 4. Correct? सो जब आर वाले इंटरेस्ट रेट में कुछ भी और ऐड कर दोगे तब जाके वो एस के इक्वल आएगा. दिस मीन्स दैट एस इज ग्रेटर देन आर. बात समझ में आ गई? एस इज ग्रेटर देन आर एंड द आंसर टू द क्वेश्चन बिकम्स एस इज ग्रेटर देन आर. वही बात हमने कॉमन सेंस से भी प्रूव की थी. कूल, समझ में आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें.
हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स। ओके, 1186 को ऐसे कितने नंबर से, हम कितने नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं कि किसी से भी एक पे डिवाइड करने से जो क्वेश्चन बचेगा वो बचेगा और उसके बाद ये रिमाइंडर बचे, ठीक है, 31 का रिमाइंडर बचे, राइट। तो अभी देखो, अगर हम 1186 में से 31 माइनस कर दें तो ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये फिर उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल से इफ़ आई हैव अ नंबर से 63 एंड आई हैव टू फाइंड आउट कि कितने नंबर इसको डिवाइड करके 3 का रिमाइंडर देंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं 63 माइनस 3 60 के जो भी नंबर होगा वो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 एक ऐसा नंबर है, 63 को अगर 2 से डिवाइड करोगे, 2 नहीं 3 से डिवाइड करोगे, 3 से तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 4 से, हाँ करेक्ट, 4 इज़ द नंबर, मान लो 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर देगा। तो अब ऐसे में जब भी आप 63 में से उसका रिमाइंडर जो बच रहा है वो माइनस कर दोगे तो जो भी नंबर आएगा वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ना, गेटिंग इट। तो हम यही करेंगे, 1186 में से 31 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1155। तो अब हम 1155 के फैक्टर्स निकाल लेंगे क्योंकि उसके फैक्टर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। क्या आ जाएंगे 1155 के फैक्टर्स, बताओ। 1 आ जाएगा, 2 आएगा नहीं, क्या आएगा 3 आ जाएगा, 5 5 10 और 11 12, और क्या आएगा 1 3 5, 5 तो आना ही है, 4 तो ऑब्वियसली नहीं आना, तो 1 3 5, फिर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, गॉट इट। 1 3 5 7 11। अब देखो एक और बात सुनो, कोई भी जब नंबर होता है वो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा ना वो उस नंबर से छोटा होगा। ये रूल है, ये हमेशा के लिए मान लो। फॉर एनी नंबर x व्हेन इट डिवाइड्स अनदर नंबर द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन x, हमेशा हमेशा। देख लो आप, 4 से डिवाइड किया तो हाईएस्ट रिमाइंडर 3 बच सकता है ना, क्योंकि अगर रिमाइंडर 4 बचना होता तो फिर तो ये 64 होता, फिर तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर ही देगा एक बार और। समझ में आ रही है बात। तो हमेशा जब भी आप x से डिवाइड करोगे किसी भी नंबर n को तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा लेस देन x होगा। तो अब हमें क्या समझना है कि 1155 के वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो 31 से बड़े होंगे। समझ रहे हो बात, जो 31 से बड़े होंगे। रिमाइंडर 31 बचा ना, तो जो नेचुरल नंबर हमें निकालना है वो 31 से बड़ा निकालना है। तो 1 3 5 7 11 से ऐसे कितने नंबर बना सकते हो, देख लो। 1 से तो बनेगा ही नहीं, 3 से देख लो, 3 5 से 15 नहीं, 3 से 21 नहीं, 3 11 से 33, येस 33 इज अ नंबर। 5 7 से 35, येस। 5 11 से 55, येस। 7 11 से 77, येस, गॉट इट। ये 4 नंबर बने। फिर 3 3 के मल्टीप्लिकेशन देखो, 3 15 15 7 105, 105, 3 इंटू 5 इंटू 7 105, देन 3 इंटू 5 इंटू 11 विल ऑल्सो बिकम, है ना, 165 हो जाएगा वो, करेक्ट। फिर 5 इंटू 7 इंटू 11 385, करेक्ट। फिर और क्या बनेगा, क्या बचा इसमें, 3 इंटू 7 इंटू 11, हाँ 3 इंटू 7 इंटू 11 231, एंड लास्ट में इन चारों की मल्टीप्लाई कर दो, इन चारों की मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली 1155 आ जाएगा, करेक्ट। तो दीज आर दोज 9 नेचुरल नंबर जिनको जब आप 1186 के नीचे डालोगे डिवाइड करने के लिए तो रिमाइंडर क्वेश्चन जो आएगा आएगा, प्लस रिमाइंडर हमेशा 31 आएगा। समझ गए, क्लियर हो गई बात। तो इसलिए आपको कैसे निकालना था इस क्वेश्चन को, 1186 में से 31 माइनस किया, जो नंबर आया उसके नॉर्मल फैक्टर्स निकाले, फिर उन नॉर्मल फैक्टर से देखा कि अब हम इनको किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट हो वो 31 से बड़ा हो, उस रिमाइंडर से बड़ा हो, क्योंकि उस रिमाइंडर से बड़ा होगा तभी 31 रिमाइंडर छोड़ सकता है। तो जैसे आपने देखा, यू गॉट योर आंसर। समझ आ गए सबको, चलें, द आंसर इज 9। चले, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट पी, ये थोड़ा टफ था, ओके ये थोड़ा टफ है, ये वाला क्वेश्चन फिर भी इजी है, ये आपको करना है एग्जाम में। ये क्वेश्चन टफ है, आप स्किप कर सकते हो। लेट पी पी क्यू क्यू, अच्छा मैं इस लेक्चर के लास्ट में ना समझाऊंगा कि किस तरीके से अब आपको पेपर को अप्रोच करना है, ओके। लेट पी पी क्यू क्यू एंड आर आर बी 2 डिजिट नंबर्स वेयर पी क्यू आर इस तरीके से है, पी इज लेस देन क्यू इज लेस देन आर, इफ पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इज इक्वल टू टी टी जीरो, वेयर टी टी जीरो इज 3 डिजिट नंबर एंडिंग विद 0, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो पहले तो हम यही समझ लेते हैं क्या बोल रहा है, क्या क्या बोला इसने, पी पी क्यू क्यू आर आर, ठीक है। तो ये सबसे पहले बोल रहा है कि पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इज इक्वल टू टी टी ज़ीरो।
तो ये 2 डिजिट के नंबर हैं, ये 3 डिजिट का नंबर बन रहा है। एक बात बताओ, अगर हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर भी 3 बार ऐड कर देते हो तो भी आंसर 297 आता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि TT0 किसी भी हालत में 297 से बड़ा तो हो नहीं सकता। गॉट इट? ये बात समझ में आई? और हमें क्या पता है कि यहाँ पे T और T 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे कौन से नंबर्स बन सकते हैं भाई? 1 और 1 2 बार रिपीट हो जाए, लास्ट में 0 लग जाए। 2 और 2 2 बार रिपीट हो जाए, लास्ट में 0 लग जाए। ये तो 2 नंबर बन सकते हैं। 297 से छोटे 3 डिजिट के ऐसे 2 ही नंबर बन सकते हैं जो TT0 की फॉर्म में हो। तो या तो P प्लस क्यू PP प्लस क्यू प्लस RR 110 होगा, या PP प्लस क्यू प्लस RR 220 होगा। ये 2 ही सिचुएशंस हो सकती हैं, और तो कुछ है नहीं इसमें। करेक्ट? गॉट इट? अब इनको देखते हैं, आगे करते हैं प्लीज़। तो देखो, इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं कैसे? जैसे मैंने पहले बार बताया था आपको, ये क्या लिखा जा सकता है इसको? 10P प्लस P प्लस 10Q प्लस Q प्लस 10R प्लस R, राइट? ये क्या बनेगा? 11P प्लस Q प्लस R। करेक्ट? एक बार ये 11P प्लस Q प्लस R को 110 के इक्वल रख दो, एक बार ये 11P प्लस Q प्लस R को 220 के इक्वल रख दो। तो क्या बना? P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 110 एंड P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 220। ये 2 इक्वेशन निकल के आ गई आपके सामने। क्लियर है? यहाँ तक बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की कंडीशंस दोबारा पढ़ लो। एक कंडीशन क्या थी यहाँ पे कि भाई P इज लेस देन Q इज लेस देन R होगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। अरे सॉरी, 11 से डिवाइड करके 1110 को डिवाइड करेंगे तो 10 ही बचेगा ना, ये मैंने गलत लिख दिया। हाँ, 1110 डिवाइडेड बाई 11 एंड ये इधर आ जाएगा ना, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये भी इधर आ जाएगा तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 10 एंड 20। हाँ सॉरी, ओके। तो P प्लस क्यू प्लस R इज इक्वल टू 10 बनना चाहिए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सिमिलरली ये और इस कंडीशन, तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। अगर P प्लस क्यू प्लस R इज इक्वल टू 10 है और साथ साथ में P इज़ लेस देन Q इज़ लेस देन R है, तो हमें निकालना है कि ऐसी हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, P की, Q की, R की, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। चलो देख लेते हैं, है ना। लेट अस ट्राई एंड हैव अ लुक। तो सबसे पहले मान लो आप P को 1 रखते हो, ओके। Q को क्या रखोगे? 2 रखोगे कम से कम। तो R को क्या रख लोगे? 7। ठीक है, 10 हो गया। फिर मान लो आप P को, अभी P के लिए निकालते हैं। पहले स्टेटमेंट में दे रखा है ना, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P इज 5। देखो पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P इज 5। चलो पहले P के लिए निकालते हैं। तो P की एक वैल्यू 1 हो गई, फिर P की सेकेंड वैल्यू देखते हैं। नाउ एज्यूम दैट यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एज 2। 2 रखेंगे तो Q की वैल्यू कम से कम 3 रखोगे। 3 और 2 5 और 5 10। अब ऐसे P की वैल्यू 3 रख के देख लो, उसकी वैल्यू 3 रखोगे, इसकी वैल्यू 4 रखोगे, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया भाई, ये तो नहीं आ रहा है। ये बात तो हमें क्लियर हुई, क्योंकि R तो बड़ा होना चाहिए Q से, तो ये तो यहीं की यहीं क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि इस वाली इक्वेशन से जो P की वैल्यूज़ बनी वो 1 एंड 2 बनी। ठीक है, अब सिमिलरली P की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। P प्लस क्यू प्लस R इज इक्वल टू 20 वाली इक्वेशन से, इससे भी सेम तरीके से निकाल लो। सबसे पहले P की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो Q की वैल्यू क्या 2 रख सकते हो? 2 और 1 3, क्योंकि फिर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू 17 बन रही है। 17 तो नहीं बना सकते, सिंगल डिजिट बनाना है, राइट। तो इसको हटाओ। तो एक बात सोचो, 1 हम रख ही क्यों रहे हैं? जब हमने 1 और 2 के लिए चेक कर लिया, तो लेट अस ट्राई एंड चेक फॉर समथिंग एल्स। 3 के लिए चेक करके देखते हैं। 3 प्लस, हाँ अभी बताओ 3 के साथ क्या? Q की वैल्यू मान लो 4 रख रहे हैं, तो 4 एंड 3 6, तब भी R की वैल्यू 14 हो जाएगी, नहीं आएगा। तो अब क्या रख के देख सकते हैं? मान लो हम यहाँ पे 7 रखते हैं, तो भी R की वैल्यू 10 आ जाएगी, नहीं होगा। 8 रखते हैं, 8 एंड 3 11, 11 एंड 9 इज इक्वल टू 20। सही है बात। ऐसे 4 रख के देख लेते हैं। 4 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 20। 5 रख के देख लेते हैं। 5 प्लस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 20। करेक्ट। अब जैसे यहाँ पे 6 रखोगे और यहाँ पे 7 रखोगे, तो यहाँ पे फिर 7 रखना पड़ेगा, तभी 20 बनेगा, और ये नहीं हो सकता। तो यहाँ से P की वैल्यूज़ बन रही हैं ये, मतलब 1 और 2 भी आ जाएगी यहाँ पे, लेकिन 1 और 2 तो रिपीटेड हमें पता ही है। तो यहाँ से हमने 3 4 5 चेक कर ली, तो 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज़ बन रही हैं आपकी, जिनके बेसिस पे आप इसे आगे चला सकते हो। गेटिंग इट? अच्छा नहीं, बात तो सही है। देखो यहाँ पे 1 और 2 आएगा ही नहीं। हाँ, 1 और 2 यहाँ पे बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर 1 रखोगे तो Q प्लस R मिनिमम कितना होना चाहिए? 19 होना चाहिए, लेकिन Q और R की यही मैक्सिमम वैल्यूज़ हो सकती हैं।
तो ये 17 ही है, तो 1 आएगा ही नहीं इस वाले केस में। सिमिलरली 2 नहीं आएगा इस वाले केस में। इस वाले केस में आएंगे ही 3 4 5। तो 1 और 2 आ गया इस वाली इक्वेशन से p की वैल्यू, 3 4 5 आ गई इस वाली इक्वेशन से p की वैल्यू। तो हमें क्या समझ में आया कि हाँ भाई, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p इज 5। करेक्ट, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p इज 5। क्लियर टू एवरीबडी। एंड सेकेंडली पूछ रहा था नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ q इज 6। तो आपके सामने ही आंसर 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज तो हो ही गई हैं। अब कोई और वैल्यू भी हो सकती है क्या? कैन देयर बी सम अदर वैल्यू? ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे 2 3 6 7 8 है, 4 के लिए भी ट्राई कर लो। 2 3 के लिए तो कर ही लिया, मान लो इसकी वैल्यू यहाँ पे 4 रख दो। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में q की वैल्यू आपने 4 रख दी, तो क्या कुछ और बन सकता है? मान लो यहाँ पे 3 हो गया, 3 and 4 7। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो और क्या कर सकते हैं हम? एक काम करो ना, इसी वाली इक्वेशन में रख लो, यहीं पे आ जाएगा 4, तो यहीं से देख सकते हो। p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 10। क्यू की वैल्यू रख ली 4, ठीक है। p प्लस आर की वैल्यू होनी चाहिए 6, इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई 5, हो गया 10। गॉट इट? 4 और 1 5 और 5 10। तो हाँ, q की वैल्यू 4 भी हो सकती है। करेक्ट, इस वाली इक्वेशन से वैल्यूज 3 आ गई, 2 3 4। इस वाली इक्वेशन से वैल्यूज आ गई 6 7 8। यू आर सॉर्टेड फॉर द डे। गॉट इट? समझ आ गया भाई सबको? क्लियर? क्लियर विद एवरीबडी? चलें आगे। अगर टेस्ट करना चाहते हो तो 5 के लिए भी टेस्ट कर लेना। देखो यहाँ तो 5 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर q ही 5 ले जाएगा तो p और r मिलके 5 बनाएंगे, जबकि r तो इससे बड़े होना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। r तो q से बड़े होना चाहिए, तो r 6 ही होगा मिनिमम, तो 11 हो जाएगा, तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पे भी 5 नहीं रख सकते आप, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू अगर 5 रखने की कोशिश करो कोशिश, यहाँ पे q की वैल्यू 5 रख दो, ठीक है। तो p और r की वैल्यू 20। अब p और r की वैल्यू 20 होगी, p की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 4। 5 और 4 9, r की वैल्यू बनेगी 11, यह भी नहीं हो सकता। गॉट इट? तो 5 भी नहीं होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट चाहिए ना r। तो द आंसर हियर इज 2 3 4 6 7 8। तो येस, इन बोथ दीज केसेस द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पॉसिबल ऑफ p इज 5 एंड q इज 6। दस द आंसर बिकम्स c बोथ 1 and 2। समझ आया? ये क्वेश्चंस क्या हैं, थोड़े से लेंदी हैं। तो एक बहुत बड़ी लर्निंग आपको 2023 के पेपर से ये मिलेगी कि भाई जो भी लेंदी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत फोकस से अटेम्प्ट करना है। उनमें आंसर निकालने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका फोकस कहीं भी लूज होगा तो आप कोई ना कोई कंडीशन मिस कर जाओगे। तो या तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो, या कर रहे हो तो फिर इतनी फोकस से करो कि आपका मिस ना हो। गॉट इट? दिस इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। चलिए, लेट्स मूव अहेड। What is the sum of all 4-digit numbers less than 2000 formed by 1 2 3 4 where none of the digits is repeated? देख लो भाई, 1 2 3 4 को यूज़ करके लेस देन 2000 वाले कौन से नंबर बन रहे हैं? तो लेस देन 2000 में तो 1 से जो स्टार्ट होंगे वही बनेंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं वो? 1 2 3 4। अब जैसे बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फिर 1 2 4 3, 1 3 को पहले लगा लो, 2 4 1 3 4 2, 4 को पहले लगा लो, 1 4 2 3 1 4 3 2। बस ये 6 नंबर बनेंगे। इन 6 को ऐड कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गया? इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कभी मिस नहीं करना है, कभी भी मिस नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा मार्क करना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 10 consecutive थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन अ सर्किल टेकन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन? वेरी वेरी इजी, मतलब एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस आ गए लगातार दो। देखा आपने पिछले पेज पे 2 क्वेश्चंस लंबे और टफ आए, इस पेज पे 2 क्वेश्चंस एकदम ही आसान आ गए। क्या बोल रहे हैं कि 12 लोग अगर एक सर्किल में बैठे हैं, उसमें से 10 को आपको एक साथ सेलेक्ट करना है एक ही डायरेक्शन में। कैसे करोगे? देखो, बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। मान लो इस तरीके का आपका सर्किल बना देते हैं कुछ। ओके, इसको बीच में से हटा दो। अब यहाँ पे 12 लोग बिठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये में बिठा दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे करके 12 लोग बैठे हैं, उसमें से आप एक टाइम पे 10 लोग ले सकते हो। ठीक है, अब मान लो इनके नंबर हैं सबके, ऐसे लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लॉकवाइज चलाना है, मतलब इस डायरेक्शन में चलाना है ना। सपोज करो आपने 1 से शुरू किया, तो 1 से लेके 10 तक एक सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे साइड में लिखते जाओ, 1 से लेके 10 तक। फिर 2 से सिलेक्ट करोगे तो 2 से लेके 11 तक। 3 से सिलेक्ट करोगे 3 से लेके 12 तक। 4 से सिलेक्ट करोगे तो 4 से लेके कहाँ तक आएगा? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 से लेके
1 तक, 5 से लेके 2 तक, 6 से लेके 3 तक, 7 से लेके 4 तक, 8 से लेके 5 तक, 9 से लेके 6 तक, 10 से लेके 7 तक, 11 से लेके 8 तक, 12 से लेके 9 तक। जैसे इससे नेक्स्ट जाओगे तो ए से लेके 1 से लेके 10 तक हो जाएगा फिर दोबारा से। सो टोटल कितने केसेस बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं आपको एकदम डिटेल में करके दिखा रहा हूँ ये, नहीं तो बहुत सिंपल है। आपको क्वेश्चन देखते कैसे समझना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 10 कॉन्सिक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन अ सर्किल टेकन। आंख बंद करो, इमेजिन करो सर्किल है, तो किसी भी एक पॉइंट पे शुरू करोगे तो 10 लोग उठा सकते हो ना कॉन्सिक्यूटिव, किसी भी एक पॉइंट पे शुरू करके। और ऐसे 12 ही पॉइंट हैं, क्योंकि 12 ही चीज़ है तो आंसर 12 हो गया। तो इतना सिंपल है ये, पर मैंने आपको डिटेल में करके दिखाया, तब भी देखो कितनी जल्दी हो गया, कितने आराम से हो गया। गॉट इट? ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टुडे इज संडे, अगर आज संडे, देन व्हाट डे इज एग्जैक्टली ऑन 10 टू द पावर 10th डे। अब बहुत बच्चों के साथ दिक्कत ही हो गई ना कि उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे, तो ऐसे क्वेश्चंस छोड़ने लगे। जबकि पेपर में आप अगर थोड़ा सा बैठ के पेशेंस रखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लिक कर जाएंगे। जैसे मान लो ये बोल रहा है 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10 क्या होता है? 10 टू द पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको पता है कि भाई जैसे मान लो ऐसा है कि इफ टुडे इज संडे, देन विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन द 7th डे। अगर 7th डे निकालना है तो 7/7 करते हो, ये करते हो ना। रिमाइंडर अगर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, तो मतलब 7th डे क्या होगा? संडे हो जाता है, करेक्ट। अगर 1 रिमाइंडर आता है तो मंडे हो जाता है, 2 रिमाइंडर आता है तो ट्यूसडे हो जाता है, 3 रिमाइंडर आता है तो वेडनेसडे हो जाता है, 4 रिमाइंडर आता है थर्सडे हो जाता है, 5 पे फ्राइडे, 6 पे सैटरडे, 7 पे वापस से 0 हो जाएगा तो संडे। करेक्ट, यही तो टेबल है। तो इस नंबर को 7 से डिवाइड ही तो करना है बस, और जो रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से मार देना है आंसर। करो डिवाइड, इतना क्या मुश्किल है अभी? करो डिवाइड। 7 1 7, 3 चले गए, 7 4 28, 2 चले गए, 7 2 14, 6 चला गया, 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49, 1 7 1 7, 3 7 चौक 28, 2 7 2 14, 6 7 8 56, लास्ट में रिमाइंडर बना 4 रिमाइंडर बना, आंसर क्या आ गया? थर्सडे। आगे बात समझ, इतना सिंपल है। अब देखो, अब मान लो ये 10 टू द पावर 20 होता तो क्या करते रहते? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये समझना है कि ये ही है कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि एक नंबर जैसे 2 वाला था ना, वो टू द पावर ऑफ 2, वैसे ही है ये वाला। देखो 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ऐसे आता चला जाएगा। तो मतलब कि ये इतना, इतने नंबर के बाद इट इज़ रिपीटिंग, राइट। 6 10 टू द पावर 6 के बाद वो रिपीट कर रहा है। समझ गए? तो इस तरीके से आप कहीं भी निकाल सकते हो। क्लियर? कैसे निकालोगे? निकाल के बताओ। 10 टू द पावर 20 का निकालना है तो कैसे निकालोगे? बताओ मुझे निकाल के। 10 टू द पावर 20 को 7 से डिवाइड करोगे, क्या रिमाइंडर बनेगा? बताओ। चलो इसी बेसिस पे बताना, जो मैंने सिखाया करके मत देखना पूरा लंबा, ये साइक्लिसिटी के बेसिस पे बताना कि कितना नंबर बनता है। कैसे करोगे? 6 का एक बार करोगे, फिर 6 का दूसरी बार, 6 का तीसरी बार, तो 18 तक हो जाएगा, करेक्ट। फिर 2 बार बचेगा, तो यानी कि 1 2 1 4 2 8 5 7, ऐसे चलते चलते अब आखिर में 2 बचे हैं, 2 जीरोस बचे हैं। तो जब 2 जीरोस बचते हैं तो क्या होता है? 100 होता है। तो अब 100 डिवाइड बाई 7 कर दो, 14 7 98, 2 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब आप मुझे 10 टू द पावर 30 करके बताना। ठीक है, कूल। चलें आगे। सबको समझ में आया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। 49 का आंसर हो गया थर्सडे। तो देखो ये सब इजी क्वेश्चंस थे, बस आपको डरना नहीं था इन क्वेश्चंस में, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस जो ये पहले आए थे बुड़बक से क्वेश्चन से 45 46 जैसे, इनको थोड़ा स्किप कर दो, और ऐसे क्वेश्चन से डरना मत, ये हो जाते हैं क्वेश्चंस। देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन। पहले ग्रीन से रेड होता है, फिर रेड से ग्रीन होता है। द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकंड्स, द सेकंड टेक 39, थर्ड टेक 60 टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। ठीक है। द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन एंड रेड कलर आर सेम, जितनी देर के लिए रहते हैं वो सेम है। अगर 2 बजे सबके सब ग्रीन है, तो अब अगली बार वो ग्रीन कब होंगे एक साथ? अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपने बहुत बार किया है, बस इसने इसको लिख इस तरीके से दिया कि आपको टफ लगने लगेगा। भाई 25 39 60,
25, 39, 60, ये 3 चीज़ें हैं। क्या करते हो आप ऐसे में, तीनों का एलसीएम निकालते हो ना, 25, 39, 60 का एलसीएम निकालोगे, राइट, उसका एलसीएम निकालोगे, क्या आ जाएगा उसका एलसीएम, 39, 39 ही इसमें वो है क्योंकि 25 तो डिवाइड हो जाएगा, 390, 6 6 36, 6 5 30, हाँ ठीक है, 39, 390 पे 25 ना, तो 3900 करके देखो, 3900 पे आ जाएगा, 3900 मान लो इसका, 3900 इसका एलसीएम हो गया सपोज करो, यानी कि 3900 टाइम लेंगे, 3900 सेकेंड्स लेंगे, सब के सब साथ में ग्रीन से रेड होंगे, ठीक है, तो ये कितना है, 1 घंटा 5 मिनट, गॉट इट, 1 घंटे 5 मिनट बाद सब, समझ रहे हो, देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन रेड टू ग्रीन। ये करने में पहले सिग्नल को 25 सेकंड, दूसरे को 39, तीसरे को 60 सेकंड्स लगते हैं, एक बार करने में है ना, एक 25 सेकंड का सिग्नल, एक 39 सेकंड्स का, एक 60 सेकंड्स का है। द ड्यूरेशन उसका बाद सेम है, 2 बजे ये सब ग्रीन थे, है ना, 2 बजे सब ग्रीन थे। अब ऐसा कब होगा, जब वो वापस से सब के सब ग्रीन बनेंगे, है ना, ग्रीन बनेंगे, वापस से सब के सब वापस से ग्रीन बनेंगे, तो ग्रीन से रेड बने 1 घंटा 5 मिनट में, फिर ड्यूरेशन फ्रॉम ग्रीन टू रेड सेम है, करेक्ट। अब रेड हो गए थे, अब रेड से ग्रीन बनना है, वापस रेड से ग्रीन बनना है, तो फिर 1 घंटा 5 मिनट लगेगा, फिर 1 घंटा 5 मिनट लगेगा, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 2 घंटे 10 मिनट। शुरू हुआ था 2 बजे, चल रहा है 2 घंटे 10 मिनट तक, आंसर क्या आ गया, 4 घंटे 10 मिनट। समझ आया, क्या बोला था उसने, 2 बजे वो सब ग्रीन थे, अब वापस ग्रीन कब बनेंगे, तो पहले ग्रीन से रेड बनेंगे सब साथ में, कितने बजे बनेंगे वो, 1 घंटा 5 मिनट बाद, मतलब 3:05 पे, फिर 3:05 पे सब रेड थे, अब ये वापस से रेड से ग्रीन बनेंगे, तो फिर 1 घंटा 5 मिनट लेंगे, तो 3:05 प्लस 1 घंटा 5 मिनट, 4:10 पे वापस से सब ग्रीन हो जाएंगे। क्लियर, सिंपल था, बहुत ही सिंपल। तो देखो यहाँ पे लाइन से आपके सामने ईजी क्वेश्चन आए, पहले लाइन से टफ है, अब लाइन से ईजी है, तो जब टफ क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनसे बस डरना नहीं है, जहाँ समझ में आ जाए कि लंबा है बहुत, या कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स आ रही है, छोड़ो, आगे इजी क्वेश्चंस देखो, इजी क्वेश्चंस हैं पेपर पे, बस आपको बिना डरे क्वेश्चंस को करते जाना है। क्लियर, क्लियर विद एवरीबडी, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। ओके, 54 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 40 children are standing in a circle and one of them say child 1 has a ring. The ring is passed clockwise. Child 1 passes on to child 2, child 2 passes to child 4, child 4 to child 7 and so on. After how many such changes will the ring be in the hands of child 1 again? अब देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल है, ये इसको बस ऐसे लिख दिया कि आपको टफ लग रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि पहले 1 के हाथ में थी, फिर 2 के हाथ में गई, फिर 4 के हाथ में गई, फिर 7 के हाथ में गई, ऐसे ऐसे कब वापस से 1 के हाथ में आएगी, ठीक है। एक बात बताओ, क्या ये एक लॉजिक सिंपल सी सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या सीरीज बन रही है यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, तो ऑब्वियसली अगले वाले में 4 का गैप आएगा, तो क्या आ गया यहाँ पे 11, फिर 5 का गैप आएगा 16, फिर 6 का गैप आएगा 22। अच्छा वो सर्किल में भी तो खड़े कर रखे हैं उन्होंने, 40 चिल्ड्रन है ना सर्किल में, हाँ ठीक है 22, ठीक है, फिर 7 का गैप आएगा 29, फिर 8 का गैप आएगा 37, फिर अब 8 के गैप के बाद 9 का गैप आएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, 9 का गैप आएगा तो क्या बनना चाहिए, 37 और 9 46, तो 46 मतलब पहले 38, 39, 40, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 10 का गैप आएगा तो 16, फिर 11 का गैप आएगा तो 27, फिर 12 का गैप आएगा तो 39, फिर 13 का गैप आएगा, है ना, तो 39 एंड 13 अगेन 52, तो 52 मतलब 40 एंड 12, तो 12th चिल्ड्रन के पास, फिर 14 का गैप आएगा तो कितना 26, फिर 15 का गैप आएगा तो 26 एंड 15 विल बिकम 41, आ गया 40 प्लस 1 वाले के हाथ में आ गया, करेक्ट। तो कितने एक्सचेंजेस हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक्सचेंजेस के बाद एज इट इज़ जो बॉल है वो बेचारे किसके हाथ में आ गई, उस बच्चे के हाथ में आ गई, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस इंक्लूडिंग चाइल्ड 1, अच्छा सॉरी इंक्लूडिंग चाइल्ड 1, हाँ तो इंक्लूडिंग चाइल्ड 1 के हिसाब से देखना है, ओके इंक्लूडिंग चाइल्ड 1 देख लो भाई, हाँ ऐसी चीज़ें मिस नहीं करनी, पूरा निकालने के बाद गलत हो जाएगा अगर ऐसी चीज़ें मिस करेंगे तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16 इंक्लूडिंग चाइल्ड 1। गॉट इट? तो द आंसर इज 16। ये गलती मत करना बस, है ना, उसमें पढ़ लेना क्या लिखा है पेपर में, इंक्लूडिंग चाइल्ड 1, बस ये गलती मत करके आना। तो आंसर हो गया 16। गॉट इट? समझ में आ गया सबको? चलो, व्हाट इज द मिडिल टर्म ऑफ द सीक्वेंस? एक सीक्वेंस दे रखा है जेड जेड, वाई वाई वाई, एक्स 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 एक्स। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, बेसिकली जेड 2 बार आया, वाई 3 बार आया, एक्स 4 बार आया, डब्ल्यू 5 बार आया, है ना, ये हो रहा है। तो अब ऐसे करते करते आगे तक जा रहा है, बोल रहे हैं मिडिल टर्म क्या होगा, इसका पूरे का मिडिल टर्म क्या होगा। चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं फिर। एक बात सोचो, क्या है इसमें, जेड 2 बार आया है, वाई 3 बार आया है, फिर और क्या था, एक्स 4, हाँ एक्स 4, डब्ल्यू 5, एक्स 4 बार, डब्ल्यू 5 बार, ए कितनी बार आएगा भाई, 26 नंबर होते हैं टोटल, और एक बार कोई भी आया नहीं है, 2 से शुरू हो रहा है, तो 26 और 1 27, तो ए 27 बार आएगा। समझ रहे हो ना भाई, जेड 1 पे होता तो ये 26 पे होता, जेड 2 पे है तो ये 27 पे है, तो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। टोटल नंबर कितने होंगे सीक्वेंस में, 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 27, करेक्ट, +27 होगा लास्ट वाला। तो जब हम 1 से लेके n तक के नंबर्स का सम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, n+n × n+1/2, है ना। मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 1+ होता, तो क्या बन जाता है इसका सम, इसका सम क्या आ जाएगा अगर 1+ होगा तो 27 × 27 + 1 मतलब 28 डिवाइड बाई 2 हटा 14, क्या बचा सम 378, है ना। अब ये 1 को हटा दो यहाँ से तो 377, तो ये पूरा ऐड होके कितना आएगा 377। बात समझ में आ गई? तो जो मिडिल टर्म होगी वो कितनी होगी भाई, 377 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, कर लो, 18 दूनी 36 एंड 2 188.5 मतलब 189, करेक्ट। 189 वाली जो टर्म होगी वो बीच वाली होगी। अब आपको यही निकालना है, 189 वाली टर्म निकालनी है, इसको निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो 377 थी टोटल, उसमें से ए की 27 घटाओ, कितनी बची 350, फिर बी की 26 घटाओ, कितनी बची 350 में से 26 गए 324, फिर 324 में से 25 गए तो कितने बचे 299, 299 में से 24 गए तो 299 - 24 कितना हो जाएगा 275, 275 में से 23 हटाओ, कितना बचा 275 - 23 252, 253 में से 22 घटाओ 230, 230 में से 21 घटाओ 209, 209 में से 20 घटाओ, आ गया 189, बस डन। कितना है देखो निकाल के, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच तक निपट गए, एच के 20 निपट गए, तो अगली टर्म क्या बनी आपकी आई, आ गया आंसर, क्लियर, सिंप्लीफाइड। गॉट इट? समझ में आया? कर दो मार्क, क्या हो गया आंसर, आई हो गया, ठीक है। एक सेकंड मुझे एक चीज़ क्लिक की, क्योंकि मैंने अपने सामने आंसर की नहीं खोल रखी, आप चेक करना, आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस बोला है ना, आफ्टर हाउ मेनी सच चिल्ड्रन नहीं बोला ना, चाइल्ड को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस। एक बार दोबारा देखते हैं कि चेंजेस कितने हुए थे इसमें, चेंजेस काउंट करते हैं, एक सेकंड रुको भाई। एक चेंज यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 15 चेंजेस ही तो होंगे, इंक्लूडिंग चाइल्ड 1, चाइल्ड 1 को इंक्लूड करने के बाद भी तो 15 चेंजेस होंगे ना। ठीक है इसका आंसर 15 ही होगा भाई, सही है। बस ध्यान से अपने को यही पढ़ना है कि चेंजेस पूछ रहा है या चिल्ड्रन पूछ रहा है ना। तो कितने चेंजेस, तो एक चेंजेस बिटवीन हेयर टू हेयर, एक चेंज, फिर एक चेंज, फिर एक चेंज, और कितने हैंड से पास होता अगर ये बोलता, है ना, आफ्टर हाउ मेनी, आफ्टर हाउ मेनी, the ring will pass through how many hands before reaching in the hand of child 1 again including child 1, तो फिर हो जाता है ये कि 1 2 3 4 पूरा काउंट करके 16, लेकिन अभी वो चेंजेस पूछ रहा है, तो ठीक है आंसर अभी 15 ही होगा। मेरे को जस्ट वो ऊपर जाते टाइम दिखा कि अरे चेंजेस पूछ रहा है, ठीक है, आप कंफर्म करना एक बार, इसका आंसर 15 ही होना चाहिए। ओके, फिर 55 का हो गया आपका आई। चलो 56 देखते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं 56 जैसे। क्या है ये, इज P ग्रेटर देन Q, दो चीज़ें बोली हैं, P Q से ग्रेटर है क्या, P इंटू क्यू इज़ ग्रेटर देन 0, अगर P इंटू क्यू की मल्टीप्लाई करके 0 से बड़ा आ रहा है तो क्या ज़रूरी है कि P Q से ग्रेटर हो,
एंड पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर जो है वो क्यू स्क्वायर से बड़ा है, तो क्या ज़रूरी है कि पी क्यू से बड़ा हो। ठीक है, अभी आप हमेशा एक बात याद रखना कि अगर इसने स्पेसिफिकली बोला नहीं है ना, अगर इसने स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव, तो भूलना मत, अगर उसने डायरेक्ट इंटीजर बोला है या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है, भूलना मत कि नेगेटिव भी लेना है। अब ये बोल रहे हैं कि क्या इफ़ पी एंड क्यू इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो -2 इंटू -3 भी तो ग्रेटर देन जीरो होता है, या फिर -3 इंटू -2 भी तो ग्रेटर देन जीरो होता है। तो येस, पी एंड इफ़ पी एंड क्यू इज़ ग्रेटर देन जीरो दे कैन बोथ भी नेगेटिव, एंड इसमें कुछ भी फ़र्क हो सकता है भाई, 2 इंटू 3 भी हो सकता है, 3 इंटू 2 भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 से तो नहीं पता चल रहा। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, पी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 3 -2 -3 किसी भी सेंस में बन सकता है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से ग्रेटर है। ठीक है, तो मान लो p की वैल्यू एक हो सकती है 3 और 2 की q, तो यहाँ पे भी हो जाएगा वो। लेकिन जिस टाइम जैसे इसकी वैल्यू -3 -2 यहाँ पे तो q p से बड़ा है, लेकिन फिर भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो दोनों को यूज़ करके भी हम इस आंसर को नहीं कर पाएंगे, आंसर हो जाएगा इसका डी। गॉट इट। तो इसमें 56 का आंसर हो गया आपका डी। चलें, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 57। इज p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन p माइनस क्यू प्लस आर वेयर p q r आर इंटीजर्स, है ना। ये बस ये ध्यान रखना है कि इसने कहाँ इंटीजर बोला है, कहाँ पॉजिटिव बोला है, कहाँ नेगेटिव बोला है, इस बात को जब तक याद रखोगे चलेगा। क्लियर, वेयर p q r आर इंटीजर्स, p माइनस क्यू इज पॉजिटिव, p माइनस आर इज नेगेटिव। तो p प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन p माइनस क्यू प्लस आर इफ p माइनस क्यू इज पॉजिटिव। अगर p माइनस क्यू पॉजिटिव है तो ये सेकंड वाला तो पॉजिटिव होगा। गेटिंग इट, p माइनस क्यू कब पॉजिटिव होता है, जब p जो है वो q से बड़ा है, राइट। एंड p माइनस आर कब नेगेटिव होगा, जब p r से बड़ा है। सही बात है ना, सॉरी, p माइनस आर नेगेटिव तब होगा जब p r से छोटा है। करेक्ट, जब p r से छोटा है तो p माइनस आर नेगेटिव, जब p q से बड़ा है तो p माइनस क्यू पॉजिटिव। क्लियर। अब वो बोल रहा है p प्लस क्यू माइनस आर, p प्लस क्यू माइनस आर ये ग्रेटर देन है अगर p माइनस क्यू प्लस आर से, तो इसका मतलब माइनस p माइनस क्यू प्लस आर, जो ये वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव निकल के आनी चाहिए। इसको क्या निकाल सकते हो, p, इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू माइनस आर माइनस p प्लस क्यू और माइनस r, तो p से p कटा, 2q माइनस 2r, ये कितना आ गया, 2q माइनस 2r, यानी कि 2 इंटू क्यू माइनस आर। ओके, 2 इंटू क्यू माइनस आर। तो इससे अब आपको बस क्या निकालना है कि भाई क्यू आर से बड़ा है कि नहीं है, क्यू आर से बड़ा है कि नहीं है। पी जो है वो क्यू से बड़ा है और पी आर से छोटा है, पी इज लेस देन आर एंड पी इज ग्रेटर देन क्यू, सो ऑब्वियसली आर इज ग्रेटर देन क्यू, राइट। आर इज ग्रेटर देन क्यू, इफ आर इज ग्रेटर देन क्यू, इफ आर इज ग्रेटर देन क्यू, सो द इक्वेशन हियर बिकम्स व्हाट, जो आपने ये इक्वेशन निकाली थी 2q माइनस आर, ये कितनी हो जाएगी, ये तो लेस देन जीरो हो जाएगी ना भाई, नेगेटिव में चला जाएगा ना ये। तो यानी कि यहाँ पे जब आपने ये किया, इसको फॉलो किया, इस वाली टर्म में से वाली टर्म घटाई, तो ये लेस देन जीरो आया, मतलब कि नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो मतलब ये वाली जो टर्म है ये स्मॉलर है, ये वाली जो टर्म है ये स्मॉलर है। तो जब आपने इन दोनों स्टेटमेंट्स को साथ में यूज़ किया तो इसका आंसर निकल के आया। इसका आंसर क्या आया, नो। इज दिस टर्म ग्रेटर देन दिस टर्म, नो। पर ये कब निकल के आया, जब आपने दोनों स्टेटमेंट्स को यूज़ किया, एक स्टेटमेंट के साथ ये नहीं आ सकता था। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ। चलें आगे बढ़ें। ओके, लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 58। इन अ पार्टी 75% टुक टी, ओके, 60% टुक कॉफ़ी। 75 ने टी ली, 60 ने कॉफ़ी ली, 15% ने टी और कॉफ़ी दोनों ली। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, अच्छा मिल्क भी इंट्रोड्यूस कर दिया इसने। जो दूध ले रहा है वो चाय तो ले ही नहीं रहा, और सब ने कम से कम एक ड्रिंक ली, कम से कम एक ड्रिंक ली। ठीक है, सब ने कम से कम एक ड्रिंक ली। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी। स्टेटमेंट 1 है 50 लोगों ने मिल्क लिया, और स्टेटमेंट 2 है कि नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली। टफ क्वेश्चन, देखने में टफ लग रहा है ना, देखने में टफ लग रहा है। एक बार सॉल्व करके देखते हैं कैसा बनेगा, फिर देखते हैं उसके हिसाब से कि हम इसको बनाना चाहिए पेपर में कि नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए लेट अस टर्न द पेजेस एंड ट्राई टू हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 75 लोगों ने टी ली, 60 लोगों ने कॉफ़ी ली, और 15 लोगों ने टी प्लस कॉफ़ी दोनों ली, राइट। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करने जाओगे तो कैसे लिख सकते हो,
ये टी, ये कॉफ़ी, है ना। तो टी ली थी टोटल 75 लोगों ने और कॉफ़ी ली थी टोटल 60 लोगों ने, है ना। और 15 लोग ऐसे जिन्होंने दोनों लिया था। तो मतलब ये वाला जो एरिया है इसमें क्या वैल्यू लिखी जाएगी, 15, करेक्ट। तो जैसे यहाँ पे 15 आएगी तो इधर कितना बच जाएगा 60 और इधर कितना बच जाएगा 45। जो कॉमन थे अगर वो हम दोनों तरफ से हटा दें तो दिस विल बी द वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग आ गए पार्टी में अभी तक, 60 प्लस 15 प्लस 45 मतलब कि 120। 120 लोग पता चल गया आपको कि टी और कॉफ़ी में से आए 120 लोग। अब मान लो जो आपके ये थे क्या बोलते हैं मिल्क वाले, वो सपोज करो वाई है ना। तो 120 प्लस वाई, इतने लोग टोटल पार्टी में आए। समझ आ गई बात। टी और कॉफ़ी से हमने कैसे निकाला, 75 लोग टी वाले, 60 लोग कॉफ़ी वाले, 15 लोग दोनों वाले। तो ये 15 लोग तो अलग है ना, इन्हें किसी की तरफ से तो माइनस करना ही पड़ेगा अपन को, करेक्ट। तो जब इसको इस तरफ से कर लो इस तरफ से कर लो तो अभी तक एक्सक्लूसिविटी निकालोगे, या फिर अगर दोनों तरफ से कर रहे हो तो फिर एक बार ऐड कर लो जैसे मैंने यहाँ पे करके बताया। तो ओनली टी वाले 60, ओनली टी वाले, ओनली कॉफ़ी वाले 45 एंड बोथ वाले 15, तीनों को ऐड कर दो 120 आ गया, करेक्ट। मिल्क वाले वाई, तो 120 प्लस वाई। अब पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि 50% टुक मिल्क, 50% टुक मिल्क। लेकिन अब हमें इससे ये कैसे पता चलेगा कि जिन लोगों ने मिल्क और कॉफ़ी ली वो कितने हैं। यहाँ पे एक दिक्कत आएगी। अब देखो समझो, इसमें एक चीज़ क्या बनेगी, ये हो गया टी एंड कॉफ़ी का, लेकिन ये भी तो है ना, फिर दिस इज ऑल्सो द केस ना, यहाँ पे भी तो ओवरलैप हो रहा है। ये बस याद रखना आपको। जैसे मान लो क्या हो गया यहाँ पे एक्सक्लूसिव 60, यहाँ पे एक्सक्लूसिव 15, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव 45 हो रहा था, लेकिन मान लो ऐसे x लोग हैं जिन्होंने मिल्क और कॉफ़ी दोनों ली है, तो अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव कितना रह जाएगा 45 माइनस एक्स, और जिन्होंने एक्सक्लूसिव मिल्क लिया है वो y लोग हैं। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो इस y वाले में, इस y को फिगर आउट करने के चक्कर में आपको ये भी तो फिगर आउट करना पड़ेगा कि x क्या है, तभी तो पता चलेगा। जब तक ये फिगर आउट नहीं करोगे तब तक नहीं निकल पाएगा। तो अब देखो, अब ये बोल रहा है पहले क्वेश्चन में कि 50% टुक मिल्क, तो इसका मतलब क्या है, इन लोगों ने भी तो मिल्क लिया ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू 50 है और 120 प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो इस इक्वेशन से y की वैल्यू तो आ ही नहीं रही, तो यहाँ पे क्या डालोगे, इक्वेशन में डाल ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो, गॉट इट। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, लेट अस हैव अ लुक। नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टीज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली, मिल्क ओनली कर दिया ना अब इसने, देखो। तो नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी आर 120 प्लस वाई एंड नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली आर 5y। तो 4y इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 30, 30 से y की वैल्यू आ गई। टोटल नंबर हु अटेंडेड द पार्टी इज 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 150, डन। तो alone 2 statement, alone 2 statement 2 alone is sufficient to answer the question. So आंसर क्या हो जाएगा इसका, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग द सेकंड स्टेटमेंट अलोन। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया सबको, ये दोबारा समझाऊं। देखो टी 75, कॉफ़ी 60, दोनों 15। तो जब इसका डायग्राम बनाओगे तो ऐसा बनेगा, एक्सक्लूसिव टी 60, एक्सक्लूसिव कॉफ़ी 45, बोथ 15। लेकिन जैसे इसमें वाई इंट्रोड्यूस होगा क्या हो जाएगा डायग्राम, ये तो सेम ही रहेगा, इतना पार्ट ऑफ डायग्राम तो भाई सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई इतना नहीं रहेगा क्योंकि टी और मिल्क का कोई इंटरसेक्शन नहीं है। लेकिन मिल्क और कॉफ़ी का इंटरसेक्शन तो बनेगा ना। तो मान लो मिल्क और कॉफ़ी वाले एक्स लोग हैं, तो जैसे यहाँ पे एक्स आएगा तो एक्सक्लूसिव कॉफ़ी के कितने लोग हैं 45 माइनस एक्स, और एक्सक्लूसिव मिल्क के कितने लोग हैं वाई। तो हमें तो ऐसे निकालना है ना भाई, हमने अभी तक जो निकाला था वो इतना निकाल लिया था, ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी कि इसकी वैल्यू 120 है। अब इसमें एक्सक्लूसिव मिल्क वाले की वैल्यू जोड़ोगे तो 120 प्लस वाई आ जाएगा। अभी एक्सक्लूसिव मिल्क निकालना है आपको। वो कह रहा है कि 50 टोटल हैं जो मिल्क लेते हैं, तो टोटल में तो x भी आएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू 50 हो गई। इससे तो y की वैल्यू डिराइव नहीं हो रही है। सेकंड वाले में बोल रहा है कि जो टोटल लोग हैं वो 5 गुना है उन लोगों के जो सिर्फ मिल्क लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बन गई, यहाँ से धर से आया y की वैल्यू 30 आ गई, वैल्यू डाली 150, आंसर हो गया, करेक्ट। सो हेयर इट वॉज डिराइवेबल, इट वॉज टू बी डिराइवेबल। देखने में टफ लग रहा था, उतना टफ था नहीं, जब करने बैठे तो हो गया। बस थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के करते जाना है।
चलो, कंसिडर 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। ये बहुत बार यूपीएससी अपने पहले भी कई सारे टाइम्स में पूछ चुका है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो इसमें हमेशा ऐसे वाले नंबर आ जाते हैं जैसे 1 2 3, 3 2 1 3 1 2 1 3 2, कुछ भी ऐसे नंबर्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर बनते हैं ऐसे, 1 2 3 1 3 2, देन 2 1 3 2 3 1, देन 3 2 1 3 1 2, ऐसे 6 नंबर बनते हैं। इनका सम ऑफ द डिजिट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट सेम होता है, क्योंकि ऐसे 3 डिजिट में 1 2 3 बनते हैं, क्योंकि 1 + 2 + 3 1 × 2 × 3। Consider 3 digit number, the sum of the digit of the number is equal to the product of the digit, the number is divisible by the sum of the digit of the number। नंबर डिविजिबल होना चाहिए 6 से, ये भी बोल रहा है। तो ऐसे कौन से नंबर हैं इसमें जो 6 से डिविजिबल हैं, बताओ। 1 2 3 6 से डिविजिबल है नहीं, ओड वाले तो काट ही दो ना, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये 2 नंबर बचे, देखो 6 से डिवाइड हो रहे हैं क्या, करो डिवाइड। 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, हाँ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यस। 3 1 2 एंड 1 3 2 आर डिवाइडेड बाय 6। तो पहले वाले से तो पता ही नहीं चल रहा था, पहले वाले से तो 6 नंबर आ रहे थे, दूसरे वाले से भी देखा तो भी कितने सारे नंबर आ रहे हैं, मतलब दूसरे वाले को मिला के भी देखा तो भी 2 नंबर बने। अलोन 1 से 6 नंबर तक 6 नंबर डिराइव हो रहे थे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से 2 नंबर डिराइव हो रहे हैं, तो फाइनल कंक्लूजन तक तो हम नहीं पहुंच रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय बोथ द स्टेटमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, बस अपना कामनेस रख के क्वेश्चन को समझ लेना है। द हायर द फोकस द हायर द मार्क्स। ठीक है। For 5 children with ages A, B, C, D, E, any 2 successive age differs by 2 years। ठीक है, तो सिंपल बता रहा है क्या क्या एज हो जाएगी लोगों की। एक सेकंड ऐड कर लेते हैं पेज। क्या क्या एज हो जाएगी, A+2, A+4, A+6 एंड A+8, ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है आगे। द एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 times द एज ऑफ द यंगेस्ट। तो एज ऑफ द एल्डेस्ट इज 3 times द एज ऑफ द यंगेस्ट। A+8 इज इक्वल टू 3A, मतलब 3A मतलब 2A इज इक्वल टू 8, A इज इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू तो यहीं से निकल गई। क्या था क्वेश्चन में, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, आ गई, यहीं से आ गई, है ना। फिर दूसरा स्टेटमेंट देख लेते थे, एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स। इन सब की एवरेज एज 8 ईयर है, मतलब इन सबको जोड़ दोगे, ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 5 से, तो 5A प्लस 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, 5A + 20 divided by 5 is equal to 8, 5A + 20 is equal to 40, 5A is equal to 20, A is equal to 4। B वाले से भी आ गया। सो दोनों में से किसी से भी आ जाएगा, कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। तो आंसर हो गया इसका बी। वेरी सिंपल, वेरी 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 इजी, वेरी इजी, करेक्ट, इजी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके 65 देखते हैं। In an examination, the maximum marks for each of the 4 papers, namely P, Q, R, S, are 100। 100 में से नंबर मिल रहे हैं P, Q, R, S के पेपर्स में। Marks scored by the students are in integers। A student can score 99% in n different ways। 99% भाई साहब 99% स्कोर कर सकता है एक स्टूडेंट इन n डिफरेंट वेज। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट n। चलो भाई देख लो, देखो बेसिकली टोटल उसके पास 400 मार्क्स में से लाने हैं उसको 99%, मतलब कि 396 है ना। तो उसके 4 नंबर कटने हैं, तो आपको बेसिकली निकालना है कि उसके 4 नंबर कितने तरीक़ों से कट सकते हैं, उसके 4 नंबर कितने तरीक़ों से कट सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मान लो कि 4 के 4 अगर एक ही पेपर में कट जाए, है ना, मतलब एक पेपर में 4 के 4 कट गए, बाकी में 0 0 0 कटे, तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं भाई, ये P में कट जाए, Q में कट जाए, R में कट जाए, S में कट जाए, तो ऐसे 4 तरीके हो सकते हैं। फिर मान लो उसका एक पेपर में 3 नंबर कटे, एक में 1 कटे, बाकी 2 में कुछ ना कटे, तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं, ऐसे तरीके कितने हो सकते हैं भाई। तो ये 4 में से P, Q, R, S में से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं, P, Q, R, S में से 2 सिलेक्ट करने हैं। कैसे करोगे भाई, वो P, Q भी हो सकता है, P, R हो सकता है, P, S हो सकता है, Q, R हो सकता है, Q, S हो सकता है ना, R, S हो सकता है। फिर ऐसे करके आपको सिलेक्ट करना है। 2 पेपर्स में इन्होंने स्कोर किया मान लीजिए 99 और 97, और 2 में स्कोर किया 100 100। ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं बताओ, देखो कितने वेज बैठ रहे हैं। मान लो P, Q, R, S एक तरीका हो गया, फिर P, R, Q, S एक तरीका हो गया, फिर P, S, Q, R एक तरीका हो गया। ठीक है, अब जैसे P को लिया, ऐसे Q को सामने ले लो, तो फिर ऐसे 3 तरीके बनेंगे, फिर R को सामने लो 3 तरीके बनेंगे, फिर S को सामने लो 3 तरीके बनेंगे, तो 4 × 3 12, तो ऐसे 12 तरीके हो सकते हैं।
दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दो पेपर में दो दो नंबर कटें और बाकी पेपर में कुछ ना कटे, ये एक तरीका हो सकता है। तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई दो पेपर में दो दो नंबर कटे और दो पेपर में कुछ ना कटे। तो पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इसके बाद और क्या बन सकता है, पी आर क्यू एस, पी एस क्यू आर, एक ये बन सकती है। अब देखो, अब जैसे आप क्यू पी बनाओगे ना, वो नहीं बनेगी क्योंकि ऑलरेडी वो बन गई है। इस वाले में क्यू पी वाली इक्वेशन क्यों बन रही थी, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ अलग अलग थी, यहाँ पे वैल्यूज सेम है। पी में दो नंबर आए, मतलब पी में दो नंबर कटे, क्यू में दो नंबर कटे, तो उल्टा भी करोगे तो सेम ही रहेगा ना। तो क्यू पी वाली कंडीशन इसलिए यहाँ पे नहीं बनेगी, दैट्स द पॉइंट। बस ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो पी क्यू आर एस वाली बन गई, तो क्यू के लिए कौन सी कंडीशन बनेगी यहाँ पे, क्यू पी वाली बनेगी नहीं। क्यू के बाद क्या रखना पड़ेगा, आर रखना पड़ेगा, पी एस, एंड क्यू के बाद एस रख के पी आर, राइट। तो 3 2 5 और एक लास्ट में क्या बन जाएगी, आर को पहले रख लो, आर एस पी क्यू, है ना। आर क्यू भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी आ गया, आर पी भी नहीं हो सकता क्योंकि वो वहाँ यहाँ पे आ गया। ऐसे एस पी एस क्यू एस आर अब नहीं हो सकते। तो इसके टोटल कितनी कंडीशन बनी, 6। अब एक क्या बनेगा कि भाई एक में दो कटे, एक में एक, एक में एक, एक में ज़ीरो, इसकी कंडीशंस निकाल लो, ऐसे निकल जाएंगे जैसे मैंने अभी निकाली, निकाल लो। तो अब देखो, इनको अगर आपको वैसे आता है करना तो बहुत ही सिंपल है फिर, है ना, फिर तो कोई बात ही नहीं है। फैक्टोरियल से करना आता है तो मैं फैक्टोरियल वाला नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि पेपर में अगर करना है तो कैसे करोगे। अगर फैक्टोरियल वाला तरीका आता है फिर तो बहुत ही सिंपल है। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, फिर तो बहुत ही सिंपल है, 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। इसमें क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इसमें क्या हो जाएगा, सेम 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इसमें क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 4c2, राइट। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर ऐसे करना है तो फिर कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा इसमें। तो देखो, अब मैं सिंपल वैसे निकाल के बता रहा हूँ आपको। P से शुरू किया, क्यू आर एस, ठीक है। फिर P यहाँ पे क्या आ सकता है, आर क्यू एस तो आएगा नहीं क्योंकि आर और क्यू में तो सेम है, तो क्यू की जगह अगर आर रखोगे तो फिर एस ही रख सकते हो, क्यू पी, यहाँ पे एस रखा जाएगा क्या, अब एस, हाँ एस और क्यू वाली कंडीशन बन सकती है, राइट। अब क्यू के साथ देख लो क्या कंडीशन बनी। अगर क्यू रखा, यहाँ पे पी और आर रख लिया तो लास्ट में एस रख दिया। अब क्यू रखा तो आर पी रख नहीं सकते, है ना, पी और एस रख सकते हो, हाँ रख सकते हैं, क्यू पी एस, लास्ट में आर बचा। फिर सिमिलरली क्यू एस आर पी रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके देखो, पी के साथ भी 3 बन रही थी, क्यू के साथ भी 3 बनी, आर के साथ भी 3 बनेगी, इसके साथ भी 3 बनेगी, 3 चौक 12, राइट। लास्ट क्या बनेगी कि सब में एक 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 एक, एक नंबर कट जाए, एक ये बन सकती है। तो सब में एक 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 नंबर कट जाए, ऐसा एक ही कंडीशन बनेगी। तो 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 और 12 31, 31 और 4 35। तो ऐसे 35 वेज हैं, 35 वेज। भाई एक बार को मेरे को लगा 35 तो आंसर में नहीं है, मैंने क्या निकाल दिया नहीं, टोटल 35 वेज हैं। टफ क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ ऑल्सो लेंदी एंड गलत करने के स्कोप ज़्यादा होंगे, बट आई होप समझ में आया सबको, ठीक है। जिस स्थान का पीएनसी स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो पता है इस क्वेश्चन को कैसे करता है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, 4 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, 7c3 की वैल्यू आ गई 35। चलो जी, हो गया। बट ये सीखने में और अप्लाई करने में बहुत वक्त लगता है, ओके। ये सीखने में और अप्लाई करने में बहुत वक्त जाता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इस सब के चक्कर में पढ़ो। अरे वाह यार, बाहर बारिश हो रही है, तो मैंने अभी देखा, नाइस। खैर, हाँ, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा, अगर ये वाले तरीके आते हैं फिर तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो आप एक्सपर्ट ही हो, फिर तो कोई बात ही नहीं है। ये नहीं आते हैं तो भी ये क्वेश्चन सॉल्वेबल हैं, यू जस्ट नीड टू पे फोकस एंड अटेंशन। गॉट इट। चलो, अ फ्लैग हैज़ टू बी डिजाइन विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स रेड ग्रीन एंड येलो। रेड ग्रीन और येलो 3 कलर हैं, इनको यूज करके 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप डिजाइन करनी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो टू एडजेसेंट स्ट्राइप हैव द सेम कलर। सिंपल है ये तो बहुत सिंपल है। रेड ग्रीन येलो, ये 3 कलर्स हैं, इनको यूज़ करके 4 स्ट्राइप्स पेंट करनी है, ठीक है। बस ऐसा होना चाहिए कि साथ में वो कलर रिपीट नहीं होने चाहिए, ओके। ऐसी कंडीशन आपको बनानी है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। ये मैं हमेशा बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। रेड ग्रीन येलो, ये 3 कलर हैं, ठीक है। मान लो इन स्ट्राइप्स को ऐसे रख लो, एक ये स्ट्राइप है, एक ये स्ट्राइप है, एक ये स्ट्राइप है, एक ये स्ट्राइप है। अब इनमें आप इस वाली स्ट्राइप में कितने कलर, कौन सा कलर भर सकते हो, रेड भी ग्रीन भी येलो भी, तो 3, ठीक है। तीनों में से कोई भी। अब इसमें कितना भर सकते हो, मान लो इसमें रेड भरा है तो इसमें ग्रीन और येलो की जगह बचेगी, तो इसमें 2 ही आ गए। अब इसमें ग्रीन और येलो आ गया है, मतलब इसमें से मान लो ग्रीन भर दिया आपने, तो इसमें क्या जगह बची अब आप,
येलो और रेड की जगह बची, तो वापस से 2। अब मान लो इसमें आपने येलो भरा था, तो इसमें किस किस की जगह बची, रेड और ग्रीन की, तो 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 24। समझ में आ गई बात, आंसर आ गया इसका। ओ भाई, फिर वही हुआ था मैं मेरे को लगा यहाँ पे तो 24 है ही नहीं। ओके ओके, ठीक है सॉरी। हाँ, तो 24 हो गया आपका आंसर। समझ में आया है सबको? ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, देखने में टफ लगता है, ईजी होता है। पहली जगह कितनी कलर भर सकते हो, 3 कलर भर सकते हैं। दूसरी जगह कितने कलर भर सकते हो, 2, फिर 2, फिर 2, आ गया टोटल 24। डन, समझ में आ गया सबको? चले आगे। ओके। A rectangular floor measures 4 meter in length and 2.2 meter in breadth. Tiles of size 140 centimeter by 60 centimeter have to be laid so that tiles do not overlap. A tile can be placed in any orientation so long as its edges are parallel to the edges of the floor. मतलब ट्रायंगुलर नहीं बिछा देनी है। What is the maximum number of tiles that can be accommodated on the floor? देखो भाई क्या बोल रहा है, 140 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर की टाइल्स हैं और 400 मीटर बाई 220 मीटर का कमरा है। सॉरी, सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ना। तो मान लो 400, अच्छा एक सेकंड ढंग से बना देता हूँ। मज़ा नहीं आया। ठीक है, मान लो ये एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इसमें जो ये वाली साइड है इसकी लेंथ है 400 सेंटीमीटर और जो ये वाली साइड है इसकी लेंथ है 220 सेंटीमीटर, है ना। अब बोल रहा है एक टाइल की लेंथ कितनी है, 140 बाई 60, 140 इंटू 60। तो सबसे पहले तो नॉर्मली बिछा के देख लो भाई, 140 इंटू 60 की कितनी बन रही है। तो देखो बिछानी शुरू करो। 140 की उसकी लेंथ है ना, टाइल ऑफ साइज 140 इंटू 60, तो 140 लेंथ और 60 ब्रेथ। तो 140 लेंथ की एक टाइल बिछेगी पहले, दूसरी बिछेगी, तीसरी, है ना, तीसरी बिछती है तो 420 हो जाएगा, तो तीसरी तो नहीं बिछेगी। तो इसका मतलब एक लेंथ बिछी, 2 बिछी, है ना, और 60 की बिछ रही है, तो नीचे तक कितनी बिछ सकती हैं ऐसी टाइल्स, ये ऐसे हो गया। देखो, हाँ, तो 60 की बिछी तो 60 60 120 120 एंड 60 180, तो लास्ट में 40 सेंटीमीटर का खाली स्पेस बचेगा। करेक्ट, ये खाली स्पेस बच गया। ओके, तो यहाँ टाइल आ गई, यहाँ टाइल आ गई, अच्छा तो 3 बनानी है ना, यहाँ टाइल आ गई, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो टाइल नंबर 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, ये 6 टाइल्स आ गई। अब यहाँ पे जो फाइनली स्पेस बचा ये वाला, ये कितना है, 280 मतलब ख़त्म हो गया था, यहाँ पे 120 बचा, और यहाँ पे जो ये लास्ट में लास्ट में जो छोटा सा स्पेस बचा है ये 40 का, तो ये 40 का और ये 120 का, इतना स्पेस बचा है। अब आपके पास 140 इंटू 60 की और भी टाइल बची है, तो अब इस टाइल को सीधा खड़ा कर दो, इस टाइल को सीधा खड़ा कर दो ऐसे। तो यानी कि अब कितना हो गया, जो 60 पहले ऐसे था वो 60 ऐसे आएगा, तो 60 और 60 की 2 टाइल बिछ सकती हैं यहाँ पे। करेक्ट, समझ में आ रही है बात, 60 और 60 की 2 टाइल्स यहाँ पे बिछ गई, राइट। और ये वाला स्पेस अब कितना कवर हुआ, ये 140 कवर हुआ, तो लास्ट में 80 की जगह बच गई। गॉट इट, बात समझ में आई। तो यहाँ पे अब कितना कवर हुआ, 6 7 एंड 8 टाइल्स कवर हो गई, राइट। यहाँ पे टोटल आपकी कितनी कवर हुई अब इस सीक्वेंस में, 8 टाइल्स कवर हुई। तो आंसर क्या आ गया आपका, 8 आ गया। क्लियर, दिस इज हाउ यू कैन डू सच क्वेश्चंस। बस थोड़ा सा दिमाग, आँख कान खुले रखने, क्वेश्चन हो जाएगा। भाई लास्ट में देखो ना कितना स्पेस बचा है, ये 80 का स्पेस है ना, तो 80 हम इसको तोड़ ही नहीं सकते, अब टाइल को तोड़ के थोड़े लगाएंगे, तोड़ के नहीं लगानी है। तोड़ के लगाओ तो फिर कोई सीन नहीं बनेगा, फिर तो मतलब कुछ भी अकोमोडेट करा सकते हो, फिर तो और भी ज़्यादा करा सकते हो, फिर तो उसका पूरा चूरन बना के अकोमोडेट करा सकते हो, बट वी डोंट हैव टू डू दैट। सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 67 बिकम्स सी। क्लियर विद एवरीबडी, चलें आगे। अब यहाँ बताता हूँ एक कमाल की बात, यूपीएससी ने बोला कि भाई इसका आंसर है 9, ठीक है, और 9 आंसर लाने का सिर्फ एक ही और तरीका है, सिर्फ एक तरीका, कि यूपीएससी ने स्टाइल को तोड़ दिया। सो बेसिकली 140 इंटू 60 की जो टाइल है उसको अगर आप तोड़ के 120 इंटू 60 का कर दो,
तो वो एक टाइल आपकी यहाँ पे इतने हिस्से में फिट हो जाएगी, लाइक दिस, एंड दिस यूपीएससी हैज़ प्रोबेबली काउंटेड एज द 9th टाइल। इसके बाद शायद फिट करना पॉसिबल ना हो। दिस इज़ हाउ द 9th टाइल कैन बी अकोमोडेटिव, कि भाई बाद में जो 20x60 बचा अब उसको तोड़ वोड़ के फिर बाकी स्पेस में लगाते रहेंगे। बट आई डोंट नो, प्रोबेबली लाइक व्हाट डिड यूपीएससी थिंक। अगर आपको कोई और ओरिएंटेशन समझ में आ रहा है तो मेरे को बताना। ऑल माई अंडरस्टैंडिंग कि भाई बाद में जो 20x60 की छोटा सा पीस बचेगा, उस 20x60 के पीस को हम यहाँ पे इस एरिया में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला एरिया अभी भी मतलब दिस एरिया इज़ प्रटी लॉन्ग। दिस एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कितना है, 40x280 का एरिया है ना। तो 20x60 की जो छोटा सा पीस बचा वो यहाँ पे आ सकता है। दिस इज़ वॉट माई अंडरस्टैंडिंग गोज़। बाकी 20 का एरिया तो यहाँ पे भी बचा है, 20 का एरिया तो यहाँ पे भी बचा है, तो 20x60 तो यहाँ पे भी आ सकता है, इतने में भी आ सकता है वो वाला पीस। बट देन अगेन द पॉइंट इज़ कि फिर हम ऐसे कितना चेक करेंगे, छोटे छोटे पीस तो यहाँ पे भी हम बहुत सारे अकोमोडेट कर सकते हैं, तो क्या पता यहाँ पे भी एक टाइल अकोमोडेट हो जाए, राइट। तो अब आप मुझे बताना कि अगर आपके पास कोई और तरीका है इसका आंसर 9 लेके आने का, कोई और ओरिएंटेशन है, बेटर ओरिएंटेशन है तो बताना। मेरी समझ से तो इसका आंसर अगर बिना ब्रेक किया आ रहा है तो 8 आ रहा है, बट ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि कोई एक कंडीशन में यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। सो यू टेल मी दैट। चले क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। देयर आर 5 पर्सन PQRST, ईच वन ऑफ whom हैज़ टू बी असाइंड वन टास्क, नीदर P nor Q कैन बी असाइंड टास्क 1, टास्क 2 must be assigned to either R or S, in how many ways can this assignment be done। 5 टास्क हैं, 5 लोगों को देने हैं, ठीक है, कर लेते हैं। पहले केस लेते हैं जिसमें R को टास्क 2 दे दिया, ठीक है, R को टास्क 2 दे दिया। अब जो टास्क 1 है वो आप P को तो दे नहीं सकते, करेक्ट। देखो ये ऐसे समझो इसको, ये मान लो टास्क 1, ये टास्क 2, ये टास्क 3, ये टास्क 4, ये टास्क 5। तो टास्क 2 दे दिया आपने R को, तो टास्क 1 देने के लिए आपके पास कितने लोग हैं अभी भाई? ना तो आप टास्क 1 P को दे सकते हैं, ना Q को दे सकते हैं, ना R को दे सकते हैं, तो S और T बचे तो 2। फिर ये टास्क 3 देने वाले कितने लोग हैं आपके पास? अब यहाँ पे तो टास्क ये तो दिया जा सकता है, P को भी Q को भी, R को नहीं दिया जा सकता और एक ऊपर वाले को नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे करने के 3 तरीके, ऐसे करने के 2, ऐसे करने का 1। तो टोटल कितना बचा? 2 × 1 × 3 × 2 × 1 कितना हो गया? 12। सिमिलरली दूसरा तरीका क्या है कि मान लो जो टास्क 2 है वो S को दिया गया, तो वापस फिर ऊपर वही 2 3 2 1, तो वापस यहाँ भी 12 वेज। तो 12 तरीकों से ये हो सकता है, 12 तरीकों से ये हो सकता है, टोटल हो गए 24 तरीके। समझ आया? और सिंप्लीफाई करके बताऊं, ये क्या बोल रहा है कि मान लो एक कंडीशन बनी कि R को आपने टास्क 2 दे दिया और टास्क 1 जो है वो P और Q नहीं लेंगे, P नहीं लेगा, Q नहीं लेगा, ठीक है। तो टास्क 1 जाएगा किसके पास है? तो S के पास है, तो T के पास इस केस में, है ना। तो मान लो R T2 हो गया, S के पास T1 चला गया, फिर P के पास T3 चला गया, Q के पास T4 चला गया एंड T के पास T5 चला गया। तो जैसे एक कंडीशन ये बनी ना, ऐसे 12 कंडीशंस बन सकती हैं, करेक्ट। कैसे बन जाएंगी 12? जैसे मान लो एक ही हो गई, है ना, तो एक तो इस तरीके से डिज़ाइन हो गया ये। फिर एक कंडीशन में क्या होगा, अब जो टास्क 1 है वो S को ना जाके T को चला जाएगा, तो उस कंडीशन में फिर ये हो जाएगा पूरा। फिर इसको सॉर्ट करोगे कि T3 P के पास ना जाए, Q के पास चला जाए, T4 P के पास ना जाए, Q के पास चला जाए, T के पास चला जाए, ऐसे कर करके देना 12 वेज। सिमिलरली दूसरे वाली कंडीशन के भी 12 वेज, तो 12 इसके टोटल 24। क्लियर है? दिस इज़ हाउ दिस कैन बी डन, दिस इज़ हाउ यू कैन रीच टू कि भाई टोटल 24 तरीके हैं। ये मेरे वाला वही सिंपल सा तरीका है। इस जगह पे कितने लोग आ सकते हैं? 3। इस जगह पे कितने लोग आ सकते हैं? 2। इस जगह पे कितने लोग आ सकते हैं? 1। इस जगह पे कितने लोग आ सकते हैं? 2। इस जगह पे कितने लोग आ सकते हैं? 1 ही आ सकता है। तो टोटल कितनी कंडीशन बनी? 12। सिमिलरली इस वाले में 12। तो टोटल अब कितना बना? एक 12, एक में 12 तरीके, दूसरे में 12 तरीके, टोटल 24 तरीके टू असाइन दीज टास्क। अरे सॉरी, नीचे वाला क्वेश्चन था, ऊपर का आंसर मार रहा हूँ। 24 कहाँ है? ये रहा। गॉट इट? तो दिस इज़ हाउ दिस कैन बी डन। चलें आगे। 68 हो गया आपका, 69 देखते हैं। There are large number of silver coins weighing 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram each. Consider the following statements. To buy 78 gram of coins, one must buy at least 7 coins.
कह रहा है कि एटलीस्ट 7 कॉइन्स यूज़ होने ही होने चाहिए। निकाल लो भाई। मान लो एक 50 ग्राम का यूज़ हो गया, एक आपका 25 तो 75 हो जाएगा, 75 और 270, एक का बचेगा नहीं है, तो 50 का एक हो गया मान लो। फिर 2 कॉइन्स यूज़ हो गए 20 के तो 70। फिर 70 के बाद मान लो 5 का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फिर ओड नंबर हो जाएगा। 4 कॉइन्स यूज़ हो गए 2 2 के, तो 50 का एक, 10 के 2 और 2 के 4। ठीक है, तो टोटल कितने बचे? 7 कॉइन्स। तो सही बात है, द लीस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इट कैन बी यूज आर 7 कॉइन्स। 78 का सम निकालना है यार। 78 का मिनिमम कितने उससे सम निकल सकता है? तो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये 78 का सम निकल रहा है। फिर कह रहा है टू वे 78 ग्राम्स यूजिंग दीज कॉइन्स कैन वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन्स। अब तो 78 ग्राम कॉइन निकालने थे, अब बोल रहा है कि 78 ग्राम हमें मेजर करना है ना, वे उसका भाई 78 ग्राम का मेजरमेंट करना है। तो कैसे करेंगे? टू वे 78 ग्राम्स यूजिंग दीज कॉइन्स, ये थोड़ा सिंपलर हो जाएगा। कैसे बताता हूँ, मतलब ये 7 कॉइन से कम में हो जाएगा। 78 ग्राम आपको यूज़ करना है। मान लो आपने एक साइड 80 रख दिया और एक साइड आपने 2 रख दिया, तो काम बन गया आपका। एक साइड 80 कैसे रखोगे? 50 और 25 75 और 5 80, और एक साइड 2 रख दिया, तो 1 2 3 4, 4 कॉइन से काम चल गया। सो येस, दिस इज़ करेक्ट। भाई समझ रहे हो, एक साइड 50 का एक कॉइन, 25 का एक कॉइन, 5 का एक कॉइन, टोटल कितना हो गया इधर? 80। तराजू के एक पलड़े पे, तराजू के दूसरे पलड़े पे एक 2 का कॉइन। भाई 78 का जब कोई बॉक्स रखोगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 का एक कॉइन डाल दोगे तो ये बैलेंस कर जाएगा ना। तो इस तरीके से 78 ग्राम मेजर हो जाएगा। करेक्ट, तो 4 कॉइन्स को यूज़ करके 78 ग्राम मेजर किया जा सकता है। सो येस, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द आंसर इज सी। ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है ये। कंसिडर द फॉलोइंग, ए प्लस बी मीन्स ए इज़ नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी। यार ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे को लगता है इसमें कोई डाउट आना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रेटी सिंपल क्वेश्चन। बस इसमें आपको लाइन से रख के देखनी है ये चीज़ें। ए प्लस बी मीन्स ए इज़ नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, तो स्मॉल भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो मतलब क्या है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी का मतलब हो गया कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए माइनस बी मीन्स कि ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, तो नॉट ग्रेटर का क्या मतलब हो गया? लेस देन इक्वल टू, तो ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। ए इंटू बी मीन्स इज़ नॉट स्मॉलर देन बी, नॉट स्मॉलर देन बी का क्या मतलब होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ए डिवाइड बाई बी नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल है तो उसका मतलब क्या है? स्मॉलर है। ए इज़ नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर तो मतलब इक्वल है। बस अब बोल रहा है ये एक चीज़, तो इससे बताओ क्या कंक्लूजन आएगा? पी इंटू क्यू, पी माइनस टी, टी डिवाइड बाई आर। तो पी इंटू क्यू मतलब पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। पी माइनस टी मतलब पी इज़ लेस देन इक्वल टू टी। टी डिवाइडेड बाई आर, टी डिवाइडेड बाई आर कितना हो गया भाई? टी डिवाइडेड बाई आर, टी इज़ लेस देन आर, एंड आर प्लस माइनस एस इज मतलब आर इज इक्वल टू एस। ठीक है, अब कंक्लूजन पहला है क्यू प्लस माइनस टी, मतलब क्यू इज इक्वल टू टी है, या फिर एस इज़ ग्रेटर देन क्यू है। ये दो आपको निकालने हैं, इक्वल का साइन है ये। ठीक है, इन दो में से क्या कंक्लूजन निकल सकता है वो बताओ भाई। देखो क्या बोल रहा है ये, P जो है वो Q से बड़ा है या फिर इक्वल है, और P जो है वो T से छोटा है, इक्वल है, तो T जो है वो Q से बड़ा है, इक्वल हो गया। T इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Q, पहली बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात क्या समझ में आती है? T जो है वो R से तो छोटा है, और R जो है वो S के बराबर है, तो T जो है वो S से छोटा है। T इज़ लेस देन S। व्हेन T इज़ लेस देन S एंड T इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Q, तो उसका मतलब क्या है कि S इज़ ग्रेटर देन Q। ये बात तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। तो कंक्लूजन सेकंड तो निकल के आ ही रहा है, लेकिन कंक्लूजन वन, क्या आप कंक्लूजन वन को कंक्लूसिवली निकाल सकते हो कि Q इज इक्वल टू टी? नहीं, ग्रेटर भी तो हो सकता है T Q से, लेकिन ये वाला कंक्लूसिव निकल के आ रहा है केसेस ग्रेटर देन Q, तो कंक्लूजन टू विल फॉलो, आंसर विल बी बी। आई बात समझ में? 70 का आंसर हो गया आपका यहाँ पे हमारे पास बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नहीं करना है, 2 3 नहीं करना है, 4। व्हाट इज़ द रिमाइंडर इफ 2 टू द पावर 192 इज डिवाइडेड बाई 6? ये मैंने पिछली क्लास में भी सिखाया था, है ना। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, अब इनको नहीं भूलना है आपको कि अगर ये पावर वावर आती है तो कैसे सॉल्व करना होता है। तो फिर एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मुझे कमेंट्स में बताना कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। बता चुका मैं ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी इस पेपर में, देखते हो आप कर पाओगे क्या। चलो अभी देखते हैं। देखो इसमें मैं हमेशा सिखाता हूँ कि पैटर्न्स बना लो, ठीक है। कितने टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 के पैटर्न्स बना लो, बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। A B C डैश
डैश ए, अच्छा नहीं 5 5 के बनाते हैं नेक्स्ट, सॉरी, ए बी सी डैश डैश, फिर ए बी सी डैश डी, फिर ए बी बी सी डी एंड डैश ए बी सी डैश डैश ए बी सी। एक काम करो 4 4 के बना सकते हैं, मतलब बेसिकली ट्राई करना है कि एक डैश हर एक लाइन में आए। तो एक डैश हर एक लाइन में ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाएगा जब आप 4 4 के में ब्रेक करोगे। तो 4 4 के में ब्रेक करोगे तो ए बी सी डैश डैश ए बी सी, करेक्ट, फिर डैश डी ए बी, फिर बी सी डी डैश एंड लास्ट में ए बी सी डी। अब कुछ नहीं है, बस लिख के देख लो, इनमें से कोई भी लिख के देख लो, या तो बहुत ही सिंपल है ये, है ना, कोई भी लिख के देख लो, या फिर वैसे आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो वैसे कर लो। इट इज़ प्रिटी ऑलवेज प्रिटी सिंपल, सो स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रिटी सिंपल। कैसे निकालोगे, मान लो देखो ये है बी ए डी सी बी, सी बी ए डी, सी बी ए डी, ऐसे चल रहा होगा। सी बी यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, सी बी ए डी ऐसे चल रहा होगा ना, तो सी बी ए डी, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, ए, ठीक है, सी बी ए डी, ठीक है, सी बी ए डी, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, सी बी ए डी ऐसे चल रहा है ना, तो सी बी ए डी, फिर सी बी ए के बाद डी आना चाहिए, तो यहाँ डी आ जाएगा। सी बी ए डी से पहले जैसे सी बी ए डी सी है, तो डी के बाद यहाँ पे सी आना चाहिए, तो सी बी ए डी इस तरीके से आप चलाओगे, यहाँ पे डी आ जाएगा। सी बी ए डी लास्ट वाला डी है ना, तो सी से पहले डी आना चाहिए, करेक्ट। तो सी बी ए डी का पैटर्न ऐसे ही आप हर उसमें फॉलो करते चले जाओ, आपका होता चला जाएगा। देखो कितनी जगह रिपीट हो रहा है, सी बी ए है ना, उसके नीचे डी आता, तो दिस इज़ हाउ यू कैन फॉलो। तो सी से पहले डी, सी से पहले डी, सी से पहले डी, सी से पहले डी, राइट, दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो। तो आंसर क्या आ गया आपका, डी डी सी है। बाकी रख के भी देख सकते हो, रख के देखोगे तो भी निकल जाएगा, दैट इज ऑल्सो प्रेटी सिंपल। ओके, चलें फिर आगे बढ़े। 5 5 वाले से भी हो जाएगा, उससे भी मत ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आप इसको कर सकते हो, उससे भी करके देखो। इसको 5 5 वाले सीक्वेंस में तोड़ लोगे तब भी हो जाएगा। जैसे 5 5 वाले में तोड़ोगे तो क्या बनेगा, जैसे, तो इससे घबराना नहीं है पेपर में कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो वो मैंने बस एक तरीका बताया था, ए बी सी डैश डैश, फिर ए बी सी डैश डी, फिर ए बी बी सी डी एंड डैश ए बी सी डी। अब मान लो ये वाला पकड़ लो, ए बी बी सी डी, ठीक है। ए बी बी सी डी से क्या पता चल रहा है कि ए आया, फिर 2 रिपीट हुए, फिर सी, फिर डी, ऐसे मतलब 2 एक जगह रिपीट हो रहे हैं, 2 जो हैं वो रिपीट कहीं ना कहीं हो रहे हैं। तो ऊपर वाले में 2 रिपीट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी और डी डाल सकते हैं, फिर यहाँ पे सी सी डाल सकते हैं, फिर यहाँ पे ए डाल सकते हैं, तो डी डी सी ए आ गया आंसर। गॉट इट, हो गए 2 रिपीट। क्लियर, क्लियर टू एवरीबॉडी। चले आगे, और चारों भी आने चाहिए, तो और किसी सीक्वेंस से ऐसा आएगा नहीं, देख लो करके। चले, लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 76। ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर्स मल्टीप्लाइंग ए बी। बेसिकली बात क्या है कि प्रोसेस जब तक ठीक फॉलो कर रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जब तक क्वेश्चन ठीक से बना है और प्रोसेस ठीक फॉलो कर रहे हो तो हमेशा आंसर आएगा। ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर्स मल्टीप्लाइंग ए बी एंड सी डी रिजल्ट्स इन अ 3 डिजिट नंबर डी ई एफ, एडिंग डी ई एफ टू अनदर 3 डिजिट नंबर जी एच आई रिजल्ट्स इन 975। ईजी मिलेगा, बहुत ईजी मिलेगा क्वेश्चन। देखते हैं, चलो। ए बी एंड सी डी आर 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइंग देम गिव अ 3 डिजिट नंबर। तो ए बी यहाँ लिखा है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सी डी से, तो आपके पास आया डी ई एफ, ठीक है। फिर डी ई एफ को आपने जब ऐड कर दोगे इनटू क्या, जी एच आई, तो आपको मिल रहा है लास्ट में 975। आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 9 के 9 नंबर्स निकालने हैं, और सबके सब डिस्टिंक्ट है, मतलब सबके सब एक किसी ना किसी वैल्यू पे आएंगे। और हमें क्या पता चला है कि ई इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू 8। ई की वैल्यू 0 है, एफ की वैल्यू 8 है, ये पता चला है। मतलब कि ए बी इंटू सी डी, यहाँ पे नीचे क्या आना चाहिए, डी 08, और यहाँ पे डी 08 प्लस जी एच आई इज इक्वल टू 975, राइट। तो 8 प्लस आई इज इक्वल टू 5, सबसे पहले तो यही हो रहा है, तो क्या बनेगा, 8 प्लस आई इज इक्वल टू 5 कैसे बन सकता है, जब 8 के साथ 7 जुड़े, वही एक कंडीशन है। तो 8 प्लस 7, तो आई की वैल्यू हो गई 7, 15 हुआ, 15 में 1 ऊपर गया, 1 प्लस एच इज इक्वल टू 7,
तो इसकी एच, तो एच की क्या वैल्यू होगी, ऑब्वियसली बात है 6 होगी, तो एच की वैल्यू हो गई 6। डी प्लस जी इज इक्वल टू 9, डी प्लस जी इज इक्वल टू 9। तो ऐसे कितनी वैल्यू, तो बहुत सारी हो सकती हैं, ऐसे तो काफ़ी सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अच्छा इसमें जीरो अलाउड है कि नहीं है, एक हाँ जीरो तो मिल गया ना ऑलरेडी, सी को जीरो दे चुके हैं, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं, डी प्लस जी, डी प्लस जी को 9 करना है तो 0 प्लस 9 हो सकती है, 1 प्लस 8 हो सकती है, 2 प्लस 7 हो सकती है, 3 प्लस 6 हो सकती है, 4 प्लस 5 हो सकती है, 5 प्लस 4 हो सकती है ना, उल्टे भी तो चल सकते हैं। अभी देखो इसमें से एलिमिनेट कर लो, आपके सामने आ जाएगा। जैसे मान लो 0 ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका है तो 0 नहीं जाएगा, तो ये वाली खत्म हो जाएगी। 8 जा चुका है तो 8 नहीं जाएगा, ये वाली खत्म हो जाएगी, ठीक है। 7 आपके सामने जा चुका है तो 7 नहीं जाएगा, ये वाली खत्म हो जाएगी। 6 आपके सामने जा चुका है तो ये वाली खत्म हो जाएगी। तो जो डी और जी की वैल्यू है वो 4 और 5 में से कुछ होगी, ये बात फाइनल हो गई। डी और जी 4 और 5 में से कुछ ना कुछ होगा, राइट। अब D08 प्लस जी एच आई इक्वल टू 975 तो हो गया, ओके, दोनों वैल्यू से निकल जाएगा ये। अब अगली आपको निकालनी है ए बी इंटू सी डी, वो वाली इक्वेशन आपके पास दे रखी है, उसको भी करके देख लो। भाई बहुत सिंपल सी बात क्या है, अगर डी की वैल्यू 5 रखोगे तो उसको बी से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 8 तो आ नहीं सकता ना, 5 के टेबल में या तो 0 आता है तो 5 आता है, तो डी की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, यहाँ से ये समझ में आ गया। तो डी की वैल्यू 4 होगी ही होगी, क्लियर हुई बात। डी की वैल्यू 4 होगी तो जी की वैल्यू 5 होगी ही होगी, राइट। इसमें आखिर में क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ओके ओके। तो अभी तक हमने किस किस की निकाल ली, ए बी सी की बची है, बाकी सब की निकल गई है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ए बी इंटू सी 5 इज इक्वल टू 508, ये बनी, सॉरी ए बी इंटू सी 4 इज इक्वल टू 40 है, तो डी की वैल्यू 4 है ना, तो लास्ट में आपकी क्या इक्वेशन बनी, ए बी इंटू सी 4 इज इक्वल टू 408, करेक्ट, क्लियर, डन। अब इसके टाइम पे आपको ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। वैसे भी अगर आप देखोगे ए बी सी की आपको वैल्यू निकालनी है ना, एक काम करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये है ना। अब वो क्या पता है, डी की वैल्यू 4 है, ई की वैल्यू आपको क्या पता है 0 है, एफ की वैल्यू क्या पता है 8 है, जी की वैल्यू क्या पता है 5 है, एच की वैल्यू क्या पता है 6, आई की वैल्यू क्या पता है 7 है। तो आपके पास क्या क्या बचा, 1 2 3 और 9, इन चार में से ही ए बी सी की वैल्यू होगी, करेक्ट, सिंपल है। अब जब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लास्ट में बी का क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, राइट, 2 तो आना ही चाहिए भाई। तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये बात भी समझ में आ गई हमें भाई। और तो कुछ नहीं हो सकता ना, 139 से मल्टीप्लाई करके तो 8 आएगा नहीं लास्ट में, तो बी की वैल्यू 2 है। अब ए और सी की वैल्यू निकालनी है, तो मतलब ए 2 और यहाँ पे सी 4 और नीचे 408, तो 4 दूनी 8, तो सिंपल सा हमारा समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ से किसी भी तरीके से निकाल लो, आप एक काम कर सकते हो कि आप इसकी वैल्यू को कंटिन्यू करके देख सकते हो, है ना, ये भी एक तरीका है। जैसे इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे मान लो 4 2 8 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 4a, फिर यहाँ प्लस का साइन लगाओ, फिर यहाँ पे 2c और ca, या तो ऐसे करके देख लो, ऐड करके देख लो, आखिर में आपका 408 के इक्वेट कर देना, या तो ये वाली एक कंडीशन है। और दूसरी एक बहुत सिंपल सी कंडीशन है कि लगा के देख लो, बैठा के देख लो, इनको लगा के देख लो। तो मान लो a की वैल्यू ये अब 139 है, ए और सी में से आपको 139 की दो दो वैल्यूज़ बिठानी है, तो मान लो 1 और 3 लगा के देख लो, ए की वैल्यू 1 लगाओ, सी की वैल्यू 3 लगाओ, 12 इंटू 34 आ गया, लो 408, बस बन गया आपका आंसर। सो दिस अ सिंपल वे टू गो अबाउट इट कि भाई एक बार सबको ऐड करके देख लो। वैसे भी यार और भी सिंपल लो, हमेशा ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, 6 7 8 9 ए बी सी के सम के, तो ए बी सी के सम के जब 9 तक जा रहा है, अगर 9 किसी में रख ही दोगे एक वैल्यू में, तो सम 9 कहाँ से आएगा, तो इसका मतलब यहीं पे आपका आंसर फिनिश हो गया, आपको और कुछ करके देखना ही नहीं। जैसे आप यहाँ पे आए, आपको समझ में आ गया कि 1 2 3 ही होंगे डिजिट्स, 3 और 2 5 और 1 6 ही होगा आंसर 40। इसका आंसर आपका क्या नाम है 76 का आंसर आपका 6 ही होगा, आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं। गॉट इट, डन एवरीबडी। सो यहाँ पे आंसर विल बिकम 6। चलिए let's move to the next question. Consider the following statements in respect of 5 candidate P, Q, R, S, T. 2 statements are true and 1 statement is false. One of P and Q was selected for the job. अच्छा ये ट्रू है, वन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब पी एंड क्यू में से कोई एक सेलेक्ट हुआ है, ये ट्रू है। फिर एक फॉल्स है, एटलीस्ट वन ऑफ आर एंड एस वो सेलेक्टेड फॉर द जॉब, ये फॉल्स ही है। फिर दूसरा ट्रू क्या है, एटमोस्ट 2 ऑफ आर एस टी वो सेलेक्टेड फॉर द जॉब, आर एस टी में से ज़्यादा 2, और मतलब 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, और पी और क्यू में से कोई ना कोई एक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन,
एटलीस्ट 4 वर सिलेक्टेड फॉर द जॉब। पहला इस यार क्या फालतू के क्वेश्चन होते हैं। एटलीस्ट 4 वर सिलेक्टेड नहीं यार, यहाँ से पता चल रहा है कि एक हुआ था, यहाँ से पता चल रहा है कि 0 भी हो सकता है, यहाँ से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ आर एंड एस वो सिलेक्टेड फॉर द जॉब। तो अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका मतलब हो सकता है कि आर और एस भी सिलेक्ट नहीं हुए, आर और एस दोनों हुए, आर और एस के अलावा सब हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि एटलीस्ट 1 वो सिलेक्टेड फॉर द जॉब, ये सही होता है। एटलीस्ट 4 तो गलत हो गया। एस वो सिलेक्टेड फॉर द जॉब, नहीं ये भी ठीक नहीं है। पी और क्यू में से कोई एक सिलेक्ट हुआ है, यहाँ से समझ में आ रहा है कि आर या टी भी हो सकते हैं, एस ना हुआ हो, एंड ये तो झूठ ही है, तो इसको तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो एस वो सिलेक्टेड फॉर द जॉब नहीं, ये भी कंक्लूसिवली प्रूव नहीं कर सकते, नीदर हो गया आंसर। P, Q, R, S, T be 5 statements such that if P is true then both Q and S are true। अगर P true होता है, P के true होते ही Q and S दोनों true हैं। If R and S are true, if R and S are true, then T is false। T जो है वो false है। Which of the following can be concluded? इससे क्या क्या conclude हो सकता है? चलो देखो P true है तो Q and S true है, P false है मैं तो नहीं पता क्या होगा। R और S true है तो T false है, ये बात हमें पता है। अब मान लो R और S में से कोई एक ही ट्रू है या फिर वो दोनों फॉल्स हैं, तो T का क्या होगा हमें कोई आइडिया नहीं है। अब इसको समझते हैं। पहले इक्वेशन दे रखी है T इज ट्रू, अगर T ट्रू है देन एटलीस्ट वन ऑफ P एंड R मस्ट बी फॉल्स। या तो P या तो R फॉल्स होना ही होना चाहिए, फॉल्स होना ही होना चाहिए। देखो अगर T ट्रू है, अगर T ट्रू है, देखो T का ट्रू अगर हो रहा है तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि ये अब यहाँ पे बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ P एंड R मस्ट बी फॉल्स। मान लो अगर P फॉल्स है, ठीक है। अभी देखो जैसे ही T R एंड S जब ट्रू होते हैं तो T फॉल्स होता है। तो अगर S ट्रू है, अगर S ट्रू है तो R को फॉल्स होना पड़ेगा T को फॉल्स करने के लिए, T को ट्रू करने के लिए, क्योंकि R और S अगर दोनों ट्रू हो जाएंगे तो T तो फॉल्स होगा। लेकिन यहाँ पे T ट्रू है, तो अगर S ट्रू है तो R को फॉल्स होना ही होना पड़ेगा। एक कंडीशन तो ये बन गई, राइट। तो R फॉल्स हो सकता है तो एटलीस्ट वन ऑफ P एंड R मस्ट बी फॉल्स, तो R फॉल्स हो सकता है या तो, और या फिर अगर P फॉल्स है, इफ़ P गेट्स फॉल्स फॉल्सिफाइड तो Q एंड S में से मान लो कोई एक ना एक फॉल्स हो जाएगा, तो फिर आपका क्या होगा, फिर आपका R ट्रू हो जाएगा। तो R ट्रू, S ट्रू, Q फॉल्स, T की वैल्यू ट्रू। सो देर आर मल्टीपल कंडीशंस इन विच दिस कैन हैपन। इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू, तो हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब बिल्कुल एकदम रिवर्स ले जाना हो गया। सो दिस विल बी रॉन्ग। ये बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है। दिस क्वेश्चन इज लाइक समथिंग टू बी सीरियसली थॉट अबाउट। कूल, गॉट इट। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, अगर P ट्रू है तो Q एंड S ट्रू है ना। P के फॉल्स होने के बाद भी तो Q और S जो है वो ट्रू हो सकते हैं ना। ये वाली कंडीशन हमें नहीं पता है ना, तो P फॉल्स हो गया, मान लो P फॉल्स हो गया, QS ट्रू हो गए, तो S ट्रू हो गया, यहाँ पे आके ट्रू हो गया। अब मान लो R भी ट्रू हो जाता है। देखो इसकी कंडीशंस बना के बताता हूँ तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा। देखो P जो है, एक सेकेंड मैं ना थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मान लो P ट्रू है ना, P इज़ ट्रू, तो Q और S ये दोनों ट्रू हैं। अब जब P फॉल्स है, जब P फॉल्स है तो भी तो Q और S ट्रू हो सकते हैं ना, हमें नहीं पता है, हो सकते हैं ना। तो अगर S ट्रू है और अगर नेक्स्ट वाली इक्वेशन में R ट्रू है, मान लो दोनों ट्रू हैं, तो T की वैल्यू फॉल्स होनी ही होनी है ना। फिर बात समझ रहे हो। तो T को ट्रू करने के लिए या तो ये फॉल्स हो और इसका फॉल्स का इम्पैक्ट यहाँ पड़े, या फिर ये फॉल्स हो और इसका फॉल्स का इम्पैक्ट T पे पड़े। दिस इज हाउ यू कैन लुक एट इट। और बाकी ये वाला तो गलत है ही। ये बहुत टफ क्वेश्चन था एग्जाम हॉल में सॉल्व करना ना, क्रैक करना। रहता है गलत कर क्या होगे, ये ऐसा क्वेश्चन है जो इंसान अप्रोच भी करेगा गलत भी करेगा। गलत अप्रोच भी करेगा और गलत भी करेगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। A cuboid of dimension 753 is painted red, green, blue on each pair of opposite faces of dimension 7 into 5 into 3 7 into 3 respectively. Then the cuboid is cut and separated. मैं ऐसे क्वेश्चन जनरली अवॉइड करता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत टाइम और दिमाग खपाना पड़ता है। सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड इट यू कैन अवॉइड इट। ओके, लेट अस जस्ट मूव अहेड ऑफ इट। इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है
द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब अल्फाबेटिकली भी है और रिवर्स ऑर्डर में भी है। ठीक है, तो इसको पहले तोड़ लो और फिर उसको रिवर्स कर दो। हाउ मेनी पोजिशन ऑफ द लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, देख लेते हैं। वैसे तो मतलब टाइम का पाव चीज़ है ये, बट ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज है ना। अब इसको रिवर्स भी लेके जाना है, तो सबसे पहले जैसे टी आ जाएगा, फिर 2 एस हैं वे आ जाएंगे, फिर आर आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, फिर उसके बाद ओ, फिर 2 एन हैं वे आ जाएंगे, फिर एक एम आ जाएगा, फिर एक एल आ जाएगा, फिर इसमें कई सारे आई हैं वो आ जाएंगे। कितने आई हैं इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आई हैं ये आ जाएंगे। करेक्ट, 1 2 3 4, एक सेकेंड, एम, हाँ एम आ गया, एल आ गया, हाँ देन 4 आई आने हैं, तो एन, अच्छा नहीं 5 है ना, 1 2 3 4 5 आए हैं, 1 2 3 4 5, 5 आइज है ना इसमें, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 5 आइज आ गए। फिर उसके बाद क्या आएगा, एच आएगा एक, तो एक एच यहाँ पे आ गया, फिर 3 ईज हैं और एक सी और एक बी। दिस इज़ हाउ इट इज़ फॉर्म। तो कितने हैं ऐसे जो चेंज नहीं किए पोजीशन, 1 2, बस 2 ही हैं, 2 आइज हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। आंसर हो गया इसका 2। गॉट इट, करेक्ट, डन। द आंसर विल बिकम हियर 2 यानी कि सी। So what is the crux of this entire paper, that there are, the questions are become lengthier but there will always be some easy questions। तो आपको इन easy questions को ढूंढना है, इन easy questions को टारगेट करना है। So again बहुत सिंपल सा फंडा वही है। मैं फाइनल स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल अगर बताऊँ तो स्टार्टिंग के 1 घंटे मतलब 50 से 55 मिनट में करके आओ 27 के 27 आरसी। इसमें आपका टारगेट होना चाहिए एज क्लोज टू 21 करेक्ट एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा ये नंबर होगा उतना आपको मैथ्स में कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका ये नंबर होगा उतना ज़्यादा आपको मैथ में कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नंबर 21 हो गया तो आपके नेट करेक्ट हो जाएंगे 19 और आपका स्कोर चला जाएगा यहीं से 47.5। फिर आपको बस 20 नंबर स्कोर करने हैं। 20 नंबर का मतलब हो जाएगा नेट ऑफ 8 करेक्ट। सो बाकी मैथ्स फिर आप 1 घंटा करोगे, उसमें बहुत चुन के बहुत ईजी क्वेश्चन। आई वॉन्ट यू टू डू जस्ट वन थिंग कि आपको पूरा पेपर एक बार देखना ज़रूर है। हर क्वेश्चन आपको देखना है, जो एकदम इजी लगे उसको साथ साथ सॉल्व कर लो, जो टफ लगे उसको छोड़ते जाओ। ऐसे 15 क्वेश्चंस कम से कम आसान वाले आएंगे जो बहुत आसान होंगे। तो 15 ये, और मान लो आप 18-19 ठीक कराते हो पैसेज से, तो बस हो गया आपका। फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी और करने की। ओके, 40 प्लस हमेशा अटैम्प्ट करके आना है, ये तो है ही है। 40 प्लस नहीं मतलब 27, और कम से कम यहाँ से मान लो आप 20 अटैम्प्ट कर रहे हो तो 47 ये आपके आसपास का अटैम्प्ट है। ठीक है, 40 इसमें से मान लो आपके 6 गलत हो रहे हैं और इसमें से मान लो आपके 5 गलत हो रहे हैं, तो टोटल 11 गलत हुए मान लो आपके। ठीक है, 47 में से 11 गए, कितने बचे 36, और ये 11 से भी मान लो 48 होता है नंबर, 48 12 12 4 36 32, तो अभी भी आपके आराम से 80 के आसपास मार्क्स बन जाएंगे। दिस इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपको अचीव करना है कि आप 27 और 27 पैसेजेस, 20 मैथ्स, यहाँ से 21 करेक्ट हों आपके, यहाँ से 15 करेक्ट हों। ये आपका बेसिक बनना चाहिए, या फिर इसको मान लो 21। ठीक है, ये आपका बेसिक कम से कम मतलब इसके अराउंड बनाना अपना जो भी बनाओगे। दिस इज़ हाउ यू शुड गो अबाउट इट। अगर यहाँ पे थोड़ा और कम जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा और इंक्रीज़ कर लो, बट टू गेट जस्ट 15 क्वेश्चंस करेक्ट इन द पेपर इज़ ईजी भाई। देर आर 54 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट एंड एल आर, टू गेट 15 करेक्ट आउट ऑफ देम इज़ ईजी, है ना। 4 में से 3-4 में से एक क्वेश्चन ठीक कर रहे हो, कोई ऐसे बहुत टफ बात नहीं है। आपने देखा ना कुछ क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली थे, बिल्कुल ही डायरेक्ट थे, बिल्कुल ही डायरेक्ट, देखना है और मारना है। तो प्रैक्टिस करो, अभी जितने भी दिन बचे आपके पास 10 दिन 11 दिन जो भी है, इसमें खूब सारे प्रैक्टिस करो, खूब सारे क्वेश्चंस करो QLR के। ऐसे क्वेश्चंस आपको रिकॉग्नाइज हो जाएंगे पेपर में। बहुत टफ क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, उनको स्किप कर देना है, राइट। कम से कम ये मान के चलो 20 क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे, तो जो 20 क्वेश्चन बहुत टफ है उनको हटा दो पेपर में से, हटा दो उनको। 54 में से 20 क्वेश्चन हटा दो। अब आपके पास जो 34 बचे, उन 34 में से आपको मान लो 21 अटैम्प्ट करने हैं।
तो आप मॉडरेटली वाले भी हटा सकते हो, है ना, फिर भी आपके पास इजी क्वेश्चंस बचेंगे, बचेंगे ही बचेंगे। इस पूरे पेपर को देखो जाके कि कौन सा क्वेश्चन आपको एकदम देखते ही ईजी लग रहा है, वैसे क्वेश्चंस पकड़ो, उनको आइडेंटिफाई करो। अरे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, पैटर्न के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं यार, इट इज़ नॉट जस्ट क्वांट, इट इज़ नॉट जस्ट प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। दिस इज वॉट यू अल्टीमेटली शुड ऑलवेज रिमेंबर कि भाई आई कीप ऑन गोइंग, आई कीप ऑन गोइंग, मैं पलटता रहूँगा, मेरे को आसान क्वेश्चन दिखेंगे और जहाँ आसान क्वेश्चन दिखा वहीं क्रैक कर लिया उसको। डरना नहीं है पेपर से, ठीक है, कुछ क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो डरना नहीं है पेपर से, राइट। सोच के नहीं जाना है कि हमें 100 स्कोर करना है, 100 स्कोर करोगे प्रेशर बनेगा, यही सोच के जाओ जितना मैं बता रहा हूँ, इसी हिसाब से करके आओ एंड यू विल क्वालिफाई इट, ओके। बाकी आपको लग जाए कि भाई मैथ्स आसान है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो फेल ही आना, पेपर को दबा के एकदम स्कोर करके आना। पैसेज उसी सेंस में आएगा जिस सेंस में आता गया है, पैसेज मैंने ऑलरेडी 2023 का पूरा करा दिया है और शायद 2021 का भी पूरा करा दिया, वो पूरा मैं अटैच कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उन सबको कर लो, उतने से बहुत हो जाएगा, ओके डन। चलो फिर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू सम एक्सटेंट टू क्लियर योर डाउट्स, टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू एंड टू शो यू कि भाई there are questions which are simpler, which can be done in simpler methods. That is all I wanted to show. Thank you so much, please take care, all the very best. आपको कुछ भी और ज़रूरत है तो मुझे बताना, आई एम हियर फॉर यू, ठीक है, साथ में मिलकर करेंगे, हो जाएगा। सी सैट इतना भी मुश्किल नहीं है, वी विल कॉन्कर सी सैट दिस ईयर, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलेंगे बस, हो जाएगा वो, ओके। कुछ भी और नीड लगे सी सैट में, कुछ करवाना हो, कुछ बताना हो तो मुझे बता देना, आई टेक आउट टाइम फॉर दैट। टिल देन दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ, प्लीज़ टेक केयर, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।